Yeah, thank you, Sumit ji. Thank you, Kailash ji. First of all, for giving me this opportunity to actually talk on this particular topic. It's a very interesting topic. Basically, what we have seen in the markets or what we see with our clients also or the traders, either they know only technicals or some are there, they only know fundamentals, and fundamentals is a very huge topic, बहुत बड़ी टॉपिक है। और ऑप्शंस, और कई लोग ऑप्शंस ठीक से आता नहीं है, और ऑप्शन का मतलब लोगों के लिए सिर्फ एक कॉल खरीदना या पुट खरीदना, वो बेसिकली एक लॉटरी टिकट की तरह लेते हैं। सो आई फील दैट अगर तीनों को अच्छे से एक कॉम्बो बनाएं तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक बहुत बढ़िया एक रिजल्ट निकलता है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन, एंड पिछले कई सालों से मैं पर्सनली कई क्लाइंट्स के लिए ये करते हैं और अच्छे से लोगों को एडवाइस करते हैं, एंड दे हैव बीन मेकिंग गुड मनी। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। एंड इफ नॉट मनी देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब इतना बड़ा एक भूचाल आया, अभी जो सुनामी आया, इसमें सबके पैसे एक बार लगे हैं और बहुत बड़ा पैनिक था। हो सकता है कुछ लोग जो एकदम लकी फ्यू है, जो लॉटरी टिकट अगर पुट की खरीदे हुए थे, तो वो लोग ने बहुत बड़ा पैसा कमाया होगा। बट एनीवेज, वी विल ट्राई टू टॉक ऑन पर्टिकुलर स्टॉक। सो बेसिकली एक लाइन में अगर मैं कहूं इस टॉपिक के बारे में, इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टेक्निकली राइट टाइम एंड स्ट्रेटेजाइज्ड विद ऑप्शंस। अगर जिसको ऑप्शन समझ में आता है वो ऑप्शन तक रह जाए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्निकली टाइम्ड का मतलब कि ये दोनों का मिक्स करके अगर किसी को सिर्फ कैश मार्केट में काम करना है तो कंफर्टेबली कर सकता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दैट्स व्हाट, बिकॉज मैंने रिसेंटली 2-3 सेमिनार्स अभी किए हैं। अब तो वेबिनार का जमाना है, जूम का जमाना है, गो टू वेबिनार का जमाना है। एंड मतलब कोरोना का एक सबसे बड़ा सारे नेगेटिव से बट एक पॉजिटिव ये रहा कि लोगों को इस तरीके से वेबिनार्स अटेंड करने सिखा दिया, और इतने सारे तादाद में लोग अटेंड करेंगे, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। जनरली हम सेमिनार्स करते तो इतने लोग नहीं आते हैं। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग मी। अगर आप लोग ने चैनल्स देखे हैं, भले वो जी बिजनेस हो, सीएनबीसी आवाज हो, ब्लूमबर्ग क्विंट, आई हैव बीन कमिंग ऑन these channels since last 14-15 years, and वहां पे मेरी जो ब्रांडिंग और इमेज है वो बेसिकली मोर ऑफ अ फंडामेंटल एनालिस्ट है। बट मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को बहुत ज्यादा ब्लेंड करता हूं, तो अब कुछ लोग मुझे टेक्नो फंडामेंटल्स भी, एनालिस्ट भी बोलते हैं। और ऑप्शंस जनरली कई बार स्ट्रेटेजीज बताते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के टाइम पे जब बहुत नेगेटिव न्यूज थी, चंदा कोचर जी की न्यूज थी, तब हमने 230 का, 240 का, 250 के पुट्स बिकवाते थे। अभी बीपीसीएल का टाइम आया था, डिसइन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहा है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सो रादर देन बाइंग, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, इतना बड़ा सुनामी आ गया, सो एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस। मार्च तक जिसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना था, सो लॉट्स ऑफ टाइम्स हम लोगों ने स्ट्रेटेजी में नहीं किया, पुट बेच के रख लो, 450 का पुट बेचिए, 300, जब 580 का भाव, 540 का भाव, 550 का भाव था, तो वहां पे भी प्रीमियम मिल रहा था। सो लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज विल टॉक अबाउट। सो जस्ट एक मैंने वार्म अप के लिए आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। So blending fundamentals and technicals with options. So basically, this is simply a profile about me. And as TradeShift, we are basically one of the leading brokers, in fact, in commodities, equities, and currencies. And we have got network across the country. And Corona, it's all over. Basically, I'll just talk 5 to 10 minutes about the current situation also, and we'll talk about Corona also, and what are the segments जिसको फायदा होने वाला है, कौन से segments है जिसको आगे रिकवरी में टाइम लगेगा। So we'll talk about the present situation. अभी तो सिर्फ स्टे एट होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सिर्फ मास्क दिख रहे हैं, पहले हेलमेट्स दिखते थे रास्ते में, तो मास्क दिख रहे हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशन इज 40 days एट होम, नो आउटसाइड एक्टिविटीज, सब लोग घर पे बैठे हैं, भले वो मोदी जी हो या निर्मला सीतारमन जी हो या छोटा सा ऑफिस का पियोन हो, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम सब घर पे बैठे हुए हैं। और सिर्फ एक काम बहुत जोर से हो रहा है, वो है वेबिनार्स एंड वेबिनार्स ऑल अक्रॉस इन द ईयर। सिर्फ वेबिनार्स चल रहे हैं अभी। मैं भी आज के दिन में तीसरा वेबिनार है ये। कोई में सुनते हैं या कोई में बोलते हैं, दोनों में से एक चीज होती है। So according to OECD, this virus presents the highest threat to global economy since the financial crisis of 2007-8. 2007-8 याद है, 21 जनवरी 22 जनवरी को क्या हुआ था और किस तरीके से वो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक अजीब सा एक माहौल बन गया था। एंड इट टुक अराउंड कम से कम 3 से 4 साल लगे। 2013 अगस्त सितंबर से शुरू हुआ एक मार्केट में वापस से माहौल बनना, जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था और जब लगा कि हाँ बीजेपी आ सकती है, और फिर मई तब तक एक रैली बनी, एंड देन अगेन इट केम डाउन।
सो बाद में हिस्ट्री है, सब कुछ अपन और डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली बहुत बड़ी क्राइसिस है और मैं ये कहूंगा कि हो सकता है अगर ये इस तरीके से फैलता रहा, डेथ्स वगैरह फैलते रहे और कंट्रोल में नहीं आए, लकीली इंडिया हैज बीन डूइंग वेरी वेल ऑन दिस फ्रंट एंड आई थिंक अभी तक जितना कम फैला वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और नहीं तो फिर ये इतना बुरा भी हो सकता है कि 2000 में बहुत बुरा हाल हुआ था, फिर 1929-30 तक का तो मैं नहीं बोलूंगा कि उतना बुरा ग्रेट डिप्रेशन जैसा माहौल हो, बट लेट्स सी आजकल क्योंकि जो सारे सेंट्रल बैंक्स है वो लोग नोट छापने में काफी आगे रहते हैं, स्टिमुलस पैकेजेस देने में काफी आगे रहते हैं और काफी चीजें आ रही है इंडिया में, तो अभी भी लोग बहुत धीरे धीरे दे रहे हैं। लास्ट मार्च की 27 तारीख को आरबीआई गवर्नर आए थे, कल आए, सो रोज कुछ ना कुछ सौगात दे रहे हैं। सो लेट्स सी, अभी भी मुझे लगता है कि ऐसे 2-3 पैकेजेस और आएंगे। सो एवरी टाइम न्यू पैकेजेस आर गोइंग टू कम एंड उसके पहले एक माहौल बनेगा तेजी का, फिर बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज वाला माहौल बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से चलता रहेगा। संदीप जी, सॉरी टू इंटरप्ट। या संदीप जी, एक्चुअली मुझे या कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज एनलार्ज द पीपीटी, तो आप थोड़ा पीपीटी थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं? या कर देते हैं। ओके परफेक्ट। अब ओके ठीक है, कर दिया मैंने या, बट इसमें नो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन दिस। आएगी। हाँ सर। चलो लेट्स सी, एक मिनट। Yeah, so we'll just talk about the topic first. क्या टॉपिक में डिस्कशन मैंने काफी बोल ही दिया। The quick spread of the coronavirus, the latest pandemic is wreaking havoc on the world economies and the financial market. There is a typo, and causing capital flight, currency devaluation. In fact, डॉलर काफी स्ट्रांग हो रखा है, रुपया काफी वीक हो रखा है, डॉलर इंडेक्स भी वहां पे 100 के ऊपर निकल गया है एंड रुपया अभी भी हो सकता है कि थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन आ रहा है एंड थ्रेटनिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन सर्टेनली। देखिए मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है, जिस दिन पैनिक बॉटम बना था 7500 का, सो मुझे लगता है कि वो पैनिक बॉटम बन चुका है। हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। सो विद रेफरेंस टू दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ वी विल ट्राई टू फर्स्ट सर्वाइव, क्योंकि ऐसे माहौल में मैं 5-7 दिन पहले तब कर रहा था और अब तो देखिए पिछले 2-3 दिनों में 5 दिनों में मार्केट में एक अच्छा माहौल बना है। अदरवाइज सर्वाइवल अभी थोड़ी सी हो सकता है कि तेजी के लिए लोग अब कह भी रहे हैं, तेजी बन भी गई है और 7500 से 9000 तक काफी रेजिस्टेंस था, बट वो 8750 9000 का रेंज क्रॉस करने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई है और अब अच्छी तेजी है और हो सकता है मंडे के दिन भी ठीक खुले क्योंकि एचडीएफसी के रिजल्ट्स भी अभी तक ठीक है। टीसीएस को भी लोगों ने पॉजिटिवली लिया, मंडे को इन्फोसिस का रिजल्ट्स है। सो काफी हद तक फंडामेंटली अगर बात करें तो वर्स्ट काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुका है एंड अब कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन वाला समय दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड सर्वाइवल के बाद में बात करेंगे कि थ्राइव कैसे करना है एंड फाइनली कैसे पैसा बनना है। पैसा तो देखिए अगर डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम करता है, कन्विक्शन के साथ काम करता है, कितना ही बुरा वक्त आए, बस ये हो सकता है कि आपको समय देना पड़े बट पैसा बनता है। बट दैट इज व्हेन योर डिसीजन इज राइट, योर कन्विक्शन इज राइट, यू हैव चोजन अ गुड स्टॉक, जो कि स्टॉक एक राइट सेगमेंट से होना चाहिए। उसके बारे में हम फंडामेंटली बात करेंगे, टेक्निकली टाइम्ड मैंने ऑलरेडी काफी पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वो टेक्निकली टाइम करना है। सो ब्लेंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल का चूरण, मतलब ये दोनों का चूरण को मिक्स करें और ऑप्शन के पानी में डालो और पी जाओ, ये हमारा एक मतलब एक मंत्र बोलते हैं हम लोग। तो ब्लेंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू गेट इनटू द मार्केट। और मार्केट में आने के लिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं फॉर एवरीवन, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स, इतने सारे लोग अटेंड कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर बहुत लोग प्योर फंडामेंटल्स वाले होंगे, बहुत लोग प्योर टेक्निकल्स वाले होंगे, बहुत लोग प्योर ऑप्शंस वाले होंगे और बहुत सारे धुरंधर सुन रहे होंगे, ये भी मुझे पता, और वो लोग बहुत अच्छा पैसा भी बनाते होंगे। मेरे से बड़े ब्रोकर्स भी होंगे कई लोग और कई लोग मेरे से ज्यादा समझदार भी होंगे, मैं मानता हूं। बट एक प्रेजेंटेशन बनाना और एक सारी चीजों को समेट के एक साथ लाना, ये सब लोग अपन डिस्कस करेंगे। फिजिकली वी कैन नॉट इंटरेक्ट, मैं देख नहीं पा रहा हूं क्या रिएक्शन आ रहा है मेरे हर ओपिनियन का, but still we'll talk and we'll try to make it interactive in the end. So telecommuting has become the norm for most of the companies
इतनी सारी डिस्टिलरीज जो अल्कोहल बनाती थी अब वो हैंड सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, क्लोथिंग कंपनीज मास्क बना रही है। सो ऐसा नहीं है, हर समय कोई ना कोई अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी निकालता। आप देखिए ना, हम लोग दिन भर सेमिनार्स करते थे, जाते थे। मैं फरवरी के महीने में 5 या 6 जगह फिजिकली सेमिनार्स करके आया हूं। कभी मैं दिल्ली गया हुआ था, कभी मैं बॉम्बे गया हुआ था, एक बार कैलकाटा गया हुआ था, गुवाहाटी गया हुआ था। ये सारे सेमिनार्स कर रहे थे और अब वेबिनार्स कर रहे हैं। तो और इतने अटेंडीज वहां आते नहीं थे, बट वेबिनार्स में देखिए जबरदस्त रिस्पॉन्स है। सो मुझे लगता है कि चीजों में हर चीज के बाद एक नया कोई अपॉर्चुनिटी आती है। सो वी हैव टू लुक ऑन एंड लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। देन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जूम, हाउस पार्टी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। लोग जो नॉर्मल कॉल करते थे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने लग गए। लोग फ्रेंड्स से अब आजकल हाउस पार्टी में मिलने लग गए। वेबिनार जूम पे होने लग गए, गो टू वेबिनार में होने लग गए। सो एक और चीज, इंडिया हैज चोजन लाइव्स ओवर लाइवलीहुड। अगर मोदी जी को भी सुनते तो जान है तो जहान है। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इंडिया में तो पहले काया फिर माया पे क्लैरिटी आ गई थी। इंडिया ने जान को चुना है और यूएस ने जहान को चुना है। वहां बहुत बाद में वो लोग पार्शियली लॉकडाउन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और इतनी डेथ्स और इस तरीके का वहां पे माहौल खराब हुआ है। सो एपिसेंटर था चाइना, मगर ग्रोथ वहां हुई है। अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आई थिंक ये अटेंडीज का बहुत बड़ा वो आ रहा है। कैलाश जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कैलाश जी, ये नो मोर अटेंडीज अलाउड, ये काफी मेरे वो अलर्ट्स आ रहे हैं प्रेजेंटेशन पे। सो आई एम रियली गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ओके, डोंट शो अगेन। ओके फाइन, या ओके। सो इकोनॉमिक डिसरप्शंस हो रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब देखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाली है, उससे और कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद किस तरीके से रिवाइवल आती है डिमांड में, स्टिमुलस क्या आते हैं, कितने दिन तक ये चलने वाला है पेंडेमिक, कितने दिन तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कितने दिन तक ट्रैवलिंग शुरू नहीं होगी। सो इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना। देखिए बातें बहुत इजीली कर लेते हैं कि अब तेजी आ गई या मंदी आ गई। लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं तो मैं इतनी इजीली आंसर मैं तो नहीं कर पाता, बट मैं इस चीज का जरूर से आंसर कर सकता हूं कि मैं आगे आगे आने वाले दिनों में मैं क्या स्ट्रेटेजी लगा सकता हूं, मैं कौन से स्टॉक्स चुन सकता हूं, मैं उसका मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता ब्रॉडर मार्केट कहां तक जाएगा और कितने नीचे जा सकता है, क्या होने वाला है। एक कैलकुलेशन से एक रफ गेस्टिमेट्स चलते हैं, बट लोग बहुत कॉन्फिडेंटली पूछते हैं। लोग मुझे ट्विटर पे भी पूछते हैं, काफी फॉलोअर्स होंगे यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, बट मैं जनरली ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर इतनी इजीली नहीं बता पाऊंगा। बट सर्टेनली हम लोग वीकली ऑप्शंस को बहुत ट्रैक करते हैं, उसमें हम लोग स्ट्रेटेजीज करवाते हैं। निफ्टी का बहुत बढ़िया वीकली ऑप्शंस चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रीमियम्स थे, वहां पे कमाई करने के स्ट्रेटेजीज मिलते हैं। एंड किस तरीके से फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं, किस तरीके से कन्विक्शन से बैठना है, उसके बारे में अपन ज्यादा बात करेंगे। और वहीं पे ही मेरी ये राय है फॉर एवरीवन दैट वी शुड फोकस ऑन दैट ओनली, कि हमें जो स्टॉक्स चुनने हैं वो बेस्ट होने चाहिए, पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, और किस तरीके से उनको अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना है। और वो लिवरेज्ड नहीं होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अननेसेसरली आप कहीं से बोरो करके पैसा ला रहे हो और फिर मार्केट में लगा रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। भले ही कितने ही सस्ते कोड़ियों के भाव पे आपको मिल जाए, अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़े धुरंधर बिजनेसमैन हो आप और आपका काम ऐसा है तो पता नहीं, बट अदरवाइज मैं कभी राय नहीं देता हूं कि बोरोड नॉलेज और बोरोड मनी से आप इक्विटी मार्केट्स में जीत सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये पैनिक बॉटम्स लगे थे ना 13 मार्च 23 मार्च, ये जब सर्किट्स लगते हैं तो उस टाइम पे जो बोरोड मनी वाले लोग होते हैं वही सबसे पहले पैनिक करके निकलते हैं वर्स्ट भाव पे। मैं दिखाऊंगा, वो स्लाइड्स भी आने वाली है। सो वल्नरेबल सेक्शंस है बहुत सारे, जो वेज वर्कर्स है उनकी क्राइसिस है, किस तरीके से वो लोग आएंगे वापस से, सब लोग घर जा रहे हैं। कंजम्पशन डिमांड जो इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस तरीके से वो कोलैप्स हो रही है और किस तरीके से रिवाइव करेगी, लेट्स सी। बहुत सारे एसएमईज एमएसएमईज ये लोग कोलैप्स होंगे, किस तरीके से वो लोग आएंगे। सो इट विल नॉट बी दैट इजी कि अपन 6 महीने 9 महीने में मैं प्रेडिक्ट कर दूं या 3 महीने में कर दूं कि चीजें ठीक हो जाए। अंटिल अनलेस कोई वैक्सीन नहीं आए, कोई क्योर नहीं आए, इतनी इजीली इसके क्लचेस से अपन निकल नहीं पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज आवरसेल्व्स वेरी वेरी carefully to fight these markets or to make money in these markets. कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स बहुत अफेक्टेड है, फाइनेंशियल्स तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है,
और किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई देख ही रहे हैं वो हो रहा है. सो everywhere in the world governments are recognizing that there is no time to worry about the fiscal deficit. Fiscal deficit पूरे टॉस पे गई, जीडीपी की ग्रोथ पूरे टॉस हो गई है. अब जो चाहिए कि एक बार ये सबसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड, ये दो वर्ड्स है जो कि आरबीआई गवर्नर 27 मार्च वाले अपनी स्पीच में भी यूज किया है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस है जो कि हो सकता है कि सिक्स सिग्मा बोले या ब्लैक स्वॉन बोले, बट ठीक है, ब्लैक स्वॉन का क्लैरिटी तो मिस्टर तालिब ने ही कर दिया कि ये ब्लैक स्वॉन नहीं है, उनके क्राइटेरिया में नहीं आता है. बट हम तो कहेंगे कि काफी काला था, ब्लैक नहीं है तो ग्रे तो है ही है. और किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है. सो ये पेंडेमिक को एक बार किस तरीके से ठीक किया जाए, रिपेयर कुछ भी होगा बाद में देखेंगे, बट पहले सिचुएशन को कंट्रोल करना है. एंड इसमें हमारे जैसे सारे भारतीय लोग या वर्ल्ड के सारे सिटीजन सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बिकॉज जब हेल्थ की बात आती है तो वेल्थ चला जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से डिस्ट्रप्शन. जीडीपी ग्रोथ फंडामेंटल्स के बारे में मैं इसलिए माहौल बना रहा हूं कि जीडीपी ग्रोथ पहले टॉप टू बॉटम डाउन अप्रोच इसी तरीके से करना पड़ेगा कि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड. इंडिया भी बहुत अफेक्टेड रहेगी, बट इंडिया विल बाउंस बैक, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियंस, इन पे मुझे बहुत भरोसा है. ये मेरा एक वो कहता है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है दैट विल बी देयर टू स्टे एंड इंडिया विल बाउंस बैक अगेन. काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं अपॉर्चुनिटीज का एक स्लाइड आएगा, विल टॉक अबाउट दैट. 2.5 तक के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, आईएमएफ के 1.9 के एस्टिमेट्स आ रहे हैं. सो अभी जो पास्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर हम जो बात करते हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब टॉस पे चले गए हैं. आगे की ग्रोथ, आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के आएंगे वो देखना है. आई माइट साउंड बेरिश बट आई एम नॉट बेरिश, बिलीव मी दिस. मैं एक बार बस एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ लोगों को कि अननेसेसरीली बहुत एक्सुबरेंस के साथ, बहुत बुलिशली और बहुत एग्रेसिवली मार्केट में कूदना सही नहीं रहता कोई भी समय. भले ही वो बहुत बढ़िया टाइम हो तो आप ग्रीडी कहलाओगे, बहुत खराब टाइम हो तो आप एक्सट्रीमली फियरफुल होके भी गड़बड़ है. कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक जुडिशियस अप्रोच रखना है, और वो तभी आता है जब आप बहुत समझ के सारी चीजों को सूझबूझ के साथ आप काम करते हैं. सो देयर इज अ फाइनेंशियल रीसेट इन द वर्ल्ड, दैट्स फॉर श्योर. एंड हर बार जब भी ऐसा होता है तो एक जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, आप देखिए किस तरीके से इन पोर्टुगल 1450 to 1530 Portugal was ruling as a currency. Then Spain came into the picture, Netherlands, France, Britain, और अब यूएस के डॉलर चल रही है, और मुझे लगता है कि अभी भी वही चलेगी, पिछले 100 साल से रूल कर रही है. एंड सर्टेनली गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि गोल्ड का जो प्रेजेंस है पोर्टफोलियो में, वो इस बार हर बार जब भी ऐसी बड़ी क्राइसिस आती है, वी रियली फील द नीड ऑफ हैविंग गोल्ड एज अ सेफ हेवन इन आवर पोर्टफोलियो. एंड मैं यही कहूंगा कि पोर्टफोलियो, डेट्स, इक्विटीज एंड गोल्ड, ये सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. पहले तो अक्रॉस द एसेट क्लासेस वी शुड बी डाइवर्सिफाइड. देन इन द एसेट क्लासेस आल्सो, इक्विटी में भी अपने को अच्छे से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. उसमें भी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में कुछ हो, पीएमएसएस में कुछ हो, और खुद का कुछ हो. इस तरीके के भी लोग कॉम्बोज खेलते हैं जब बहुत बड़ा सम होता है. अभी मेरे साथ कई लोग हैं जो बात करते हैं, उनका सुनता हूं कि इस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. बहुत बढ़िया केस स्टडी था अभी रिसेंटली, एंड आई एम हैंडलिंग दैट क्लाइंट एंड सिटिंग ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ 100 crores एंड हाउ ही हैज डिवाइडेड एवरीथिंग. और इंटरनली भी लोअर एकदम उस तक स्ट्राटा तक वो जाता है और हर जगह डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है. एंड ही इज अ विनर सर्टेनली. एंड रिटर्न्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने. मार्केट में प्रॉब्लम आती है, बहुत रिटर्न जब एक्सपेक्ट करते हैं. अगर एक नॉर्मल रिटर्न 18 से 20% के रिटर्न के लिए अगर खेलते रहे, और 18 से 20 भी कम नहीं होता वैसे सिनारियो में, तो और ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि एफडीज और ये सब की रेटें इतनी गिर गई है. गोल्ड बहुत एक्सपोनेंशियली यहां से बढ़ जाए ऐसा लगता नहीं है. तो मुझे लगता है कि बहुत सिस्टमैटिकली ये डिसिप्लिन, क्योंकि रिसर्च जितनी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ 20% काम करता है, बाकी रेस्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट काम करता है. वैसे ही जैसे आपको अगर पूरा हेल्दी रहना है, या आपको फिट रहना है, या एकदम ग्लैमरसली एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो 20% आपका एक्सरसाइज और ये सब काम करते हैं. बट आपका बाकी जो काम करता है वो लाइफस्टाइल काम करती है, आपके डाइट काम करता है. सो बेसिकली इट इज 80-20 एवरीवेयर. सो मुझे ऐसा लगता है कि फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर मैं ज्यादा आज बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर
इंडिविजुअल की वो अलग होती है, बट जो 20% अपने हाथ में है उसके ऊपर हम लोग जनरली 100% टाइम देते हैं, और 100% लोगों का फोकस ही रहता है कि संदीप जी आए तो कोई टिप देंगे, कोई स्ट्रैटेजी बता देंगे, कोई जादू मंत्र दे देंगे, कोई ऐसी छड़ी दे देंगे कि जिससे पैसा ही पैसा बनता रहेगा। ऐसा नहीं है, पैसा बनना आपके हाथ में है और हम उसको फिर वापस से किस्मत पे डाल देते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। So we just know two things for certain, that freedom has always been and will still be at a premium. Financial freedom की अगर बात करें, और freedom हमेशा प्रीमियम पे रहेगा, and being rich and liquid is the ultimate survival strategy. Being rich का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 200 करोड़ हो। Being rich का मतलब है आपके जो मीन्स है उससे कम अगर आप खर्च करते हो तो यू आर रिच। आप अननेसेसरली लिवरेजिंग नहीं ले रहे हो। आप अगर 100 करोड़ के भी आदमी और आप 120 करोड़ का काम करते हो तो आप गरीब हो, और आप 1 करोड़ के आदमी और आप अगर 20 लाख का काम करते हो तो आपसे बड़ा रईस कोई नहीं है, क्योंकि आप 5 टाइम्स एक्स्ट्रा। सो इट इज रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एग्जैक्टली, बट यस सर्टेनली एक बेस लेवल ऑफ वो चाहिए। कोई भी मुझे फोन करता है, वो टीवी पे देख के फोन करते हैं तो जनरली बोलते हैं कि मुझे पैसा लगाना है, मुझे आपकी रिसर्च चाहिए। तो मैं उनको पूछता हूँ आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है। आप अगर 10 लाख मिनिमम अगर इन्वेस्ट कर रखे हो तब तो आप लीजिए, तब तो मैं 30,000 का पैकेज या 20,000 की कोई चीज लेवे तो समझ में आए। आपका 1 लाख का ही पोर्टफोलियो है तो आप एटलीस्ट यू शुड गो टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि 10 लाख के नीचे अगर कोई भी चीज कर रहे हैं यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर टाइम। आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का प्रोफेशन, आपका खुद का जॉब है, वहां पे समय दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। सो ये रिचनेस का ये था एक। और लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये चीज एकदम क्लैरिटी में आ गई है कि लिक्विडिटी हर बार बात होती है बट हर बार प्रिंसिपल से डेविएट करते। नाउ हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट सर्वाइव देन थ्राइव, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. So is it a black swan or a Six Sigma event? So let's see. But Corona has done one good thing. That is, right companies are finally becoming rightly valuable. जो unnecessary extraordinary P multiples दिए जा रहे थे, fundamentally बहुत ऊपर चल रहे थे, वो सारे के सारे धरातल पे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें बुक वैल्यूज पे चलेंगी। रियलिटी चेक्स आए हैं, unnecessarily P multiples जो बहुत हो रखे थे वो हो सकता है सब लाइन पे आएंगे, लेवल पे आएंगे। और हमने तो इस बार स्ट्रैटेजी भी की थी ऐसी कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है पी मल्टीपल्स पे, उनको सेल करना है, और जो बहुत करेक्ट हो चुके हैं और वो ऐसे पी मल्टीपल्स पे आ गए जो अपने लोएस्ट पी मल्टीपल्स पे आ गए, उनके पुट्स को बेचना है। तो ऊपर के कॉल्स और नीचे के पुट्स, सो बाय एंड सेल की दोनों की स्ट्रैटेजी है। और 80 का विक्स, 85 का विक्स, उस विक्स को खाना है। इवन इफ यू गो रॉन्ग, बट धीरे धीरे तो देखिए टेम्परेचर तो नीचे आएगा ही। ऐसा तो नहीं कि हर बार वो 85 पे ही रहेगा, धीरे धीरे नीचे आना ही था और वो आएगा भी। इतना है, आप देखिए किसी की डेथ होती है, एक बहुत टिपिकल एग्जांपल देता हूं, 3 दिन 12 दिन इसकी भी एक टाइमलाइन होती है, 21 दिन फिर सवा महीना। और आज आप देखिए जो ये मार्केट में चल रहा है उसका 24 फरवरी से मैं बोलता हूं कि स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं 1 अप्रैल तक शांति आई थोड़ी सी, 5-6 अप्रैल के बाद और थोड़ी शांति हुई। और अब पिछले 14-15 दिन में ये नहीं है कि आप ऑफिस जाओ तो सुबह देखो या रात को सो तो देखो कि 500 पॉइंट नीचे, या अब धीरे धीरे वो स्क्वीज हो रहा है। जो रेंज है, पहले 500 पॉइंट से बात करता था निफ्टी, 1000 पॉइंट से भी बात करने लग गया था, फिर 500 हुए, 400 हुए, 300 हुए, अब 200-300 पॉइंट की रेंज है। सो धीरे धीरे विक्स भी कम आ गया और आप देखिए विक्स अब कितना नीचे आ गया। सो नाउ यही विक्स का जो डिफरेंस था इसको खाने को मिला था, और ये ऑप्शंस का ये बेस्ट टाइम था। आई थिंक ये ऐसे डिकेड्स में नहीं आते ऐसे टाइम। So financial that block the economy are finally going to the right levels. In fact, ये कई NBFCs है, I won't name the NBFC, most expensive NBFC in the world, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स 10-10 की। कई लोग है 1 रुपया खुद का पैसा लाके रखे हुए हैं और 7-7, 8-8 टाइम्स गियरिंग है। ठीक है, मान लिया आपका रॉ मटेरियल मनी है, बट इतनी भी गियरिंग मत करो कि आपके अगर ऐसा टाइप का कुछ आ जाए। और ऐसा तो आएगा ही ना, ऐसा है नहीं कि हर 10 साल में एक चीज ऐसी आती है। हमने 2000 में भी देखा, फिर हमने 2008 में भी देख लिया, हमने 2020 में भी देख लिया, 2016 में डीमोन देखा। तो इंडिया पहले तो ग्लोबल कई चीजें होती है, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट होता है, तो इतने सारे फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं से आप कभी ना कभी चपेट में आओगे। सो इट इज ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर रूल बुक्स। और मैं जनरली डेट्स वाली कंपनियां इसलिए जल्दी से रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, एफएनओ में काम करना है वो एक अलग मैटर है, ट्रेडिंग करना वो एक अलग मैटर है, बट किसी को बाय एंड फॉरगेट की स्टोरीज लेनी है तो इतनी इजीली मैं डेट्स वाली कंपनियां नहीं करता हूं, भले वो एनबीएफसीज भी हो तो भी नहीं करते जल्दी से। बैंक्स जरूर से कर सकते हैं, बट एनबीएफसीज को मैं जल्दी से रेकमेंड नहीं करता।
मन्नापुरम फाइनेंस मैंने रेकमेंड किया था क्योंकि उसका प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बहुत बढ़िया था, गोल्ड लोन पे था और उसका ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त थी। और आप देखिए वो बहुत अफेक्टेड अभी भी उतनी नहीं है। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस दोनों ठीक चल रहे हैं। So this is what happened in 2008, may not repeat but it is good to know the history। किस तरीके से ये आप देखिए यहाँ से ये चालू हुआ, यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर ये टाइम करेक्शन हुआ, फिर नीचे आ गया। सो हमें याद है किस तरीके से 2009 मार्च में क्या क्या हुआ है और अक्टूबर 2008 में क्या हुआ था, फिर कैसे टाइम करेक्शन, फिर मैंने आप लोगों को 2010 में एक बार तेजी आई, फिर वापस से 2013 से माहौल ठीक हुआ। सो टाइम करेक्शन अभी भी ड्यू है, ऐसा नहीं है इतनी इजीली रिकवर हो जाएगी, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमें हमारा काम ठीक से करना है और हमारी चीजें सही रखनी है, लिवरेजिंग नहीं करनी है, अच्छे स्टॉक्स लेने हैं, कन्विक्शन के साथ उनमें बैठा रहना, साल 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं ये वापस से चीजें ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता रहेगा और यही चलता रहेगा। लोग बाग ऐसे खराब माहौल में खराब ही सोचते हैं, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, बट चीजें ठीक होगी। और ऐसा होते हुए हुआ है, मतलब आप पास में भी देखेंगे इतने बड़े खराब इवेंट के बाद चीजें बहुत बड़े। और इनफैक्ट अभी इन दिनों में भी बहुत पैसा बनाया लोगों ने, 7500 से 8000 एक एस्टैब्लिश हो गया था कि कहीं ना कहीं रेंज है और अभी इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप स्टॉप लॉसेस आपके सामने आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए, और पैनिक बॉटम वाला स्टॉप लॉस हर स्टॉक में मिल गया था। पैनिक बॉटम तब होता है वो मान लीजिए आप कई सालों का एक साथ, और स्टॉक मार्केट बहुत स्मार्ट है, मिस्टर मार्केट इतना स्मार्ट है कि हर चीज यहाँ पे पहले होती है, बाद में पिक्चर सारी यहीं दिख जाती है। संजय है स्टॉक मार्केट, आपको पहले ही दिखा देता है और बाद में होता है धीरे धीरे इकोनॉमी में। ऐसा मेरा मानना। और इतना फास्ट रिएक्ट किया उस दिन। आप 23 मार्च को देखिए कैसे पैनिक बॉटम बने। अपन स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे आगे किस तरीके से 13 मार्च और 23 मार्च को कई स्टॉक्स के पैनिक बॉटम बने, भले ही वो कैसा ही स्टॉक हो। उस दिन हर लोग मतलब गधे घोड़े सबको एक ही रिएक्शन मिला उस दिन। So different levels of Nifty and what analysts like us, हमारे जैसे लोग 12,300 पे इंडिया ग्रोथ स्टोरी, 12,000 पे कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन हुआ है 11,800 पे, अब सब ठीक है, इंडिया चल ही रहा है। 11,500 पे तो ले लो, फिर 11,000 पे बाय सब कुछ ले लो स्ट्रीट पे जो भी है, फिर 10,700 मेजर सपोर्ट था, एक्चुअली में सपोर्ट था, एंड दैट वाज वन डे 10,675। हमने काफी लोगों को एग्जिट करवाया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग कोई बहुत बड़े एनालिस्ट है, बट ऐसा लगने लगा कि माहौल धीरे धीरे ये खराब होने लगा और ये कोरोना वाली चीज दिखने लग गई थी। और फिर 10,200 पे लोग बोलते इमरजेंसी फंड से डाल दो, 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर 9,700 पे तो बोले ज्वेलरी बेच के लगा दो सारा पैसा, फिर 9,200 में बोले किडनी बेच के लगा दो। ऐसा भी माहौल बनता मार्केट में। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हमें जिन स्टॉक्स में रहना है वो बिना लिवरेजिंग का हो और अननेसेसरली एवरेजिंग नहीं करें और उसके साथ डटे रहें। अगर वो स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी होनी पड़ेगी, फर्स्ट प्रिंसिपल है, और उसकी हम बात करेंगे कि कैसे उन स्टॉक्स को चुना जाए। सो एनपीएस आर द ओनली कांस्टेंट इन दिस कंट्री नाउ। एनपीएस तो देखो रहेंगे और आगे एनपीएस बढ़ेंगे भी। मुझे लगता नहीं कि इतनी इजीली चीजें सुधरेगी, क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटी अगर देखे, एंड आई एम अ बिजनेसमैन आल्सो, आई एम नॉट ओनली एन एनालिस्ट, मेरे ये बिजनेस भी चलता है एक, हम लोग है कोई, मैं एनबीएफसी में भी इन्वेस्टेड रहता हूँ, फिर और भी दूसरे बिजनेसेस हैं। तो देखते हैं किस तरीके से माहौल बना हुआ है, एंड बहुत खराब होने वाला माहौल। और ये एनपीएस काफी होंगे। बस इस बार ये है कि पीएसयू बैंक्स का तो ऑलरेडी और कितना बुरा होगा, 25-25 30% में बैठे हुए हैं, और बुरा हो जाएगा तो ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर गाज नहीं पड़े। बस यही वो रहेगी कि एचडीएफसी बैंक का हालांकि कल रिजल्ट अच्छा है, वो चलो मार्च का महीना तक तो कुछ हुआ ही नहीं था इम्पैक्ट, अब धीरे धीरे आएगा। सो इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स एंड कंपनीज। सो मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेक्टर्स जो कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ सेक्टर एंड टेलीकॉम, इनके ऊपर हमने काफी रिकमेंडेशंस अभी रिसेंटली दी है। मॉडरेटली पॉजिटिव जो कि फास्टर रिकवरी दिखाएंगे वो कंज्यूमर गुड्स है, लाइक यू नो टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, जो भी घर में यूज होते हैं, इनकी जनरली रहती है। देन पेंट्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, ओएमसीज एंड एयरलाइन कंपनीज, जैसी धीरे धीरे जब ठीक होगी चीजें, और जिस तरीके का क्रूड में फॉल आया है, तो इसका इंडिया विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। एंड इंडिया स्टार्टेड, मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है इंडिया वो भी बनाएगा, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं हेज भी कर ले अपनी पोजीशंस को। सो इंडियन के लिए ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया।
देन मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से हो सकता है कि इंडिया तक शिफ्ट हो, तो स्पेशलिटी केमिकल्स की बहुत सारी कंपनियां, दे आर डूइंग वेरी वेल एंड लॉट्स ऑफ देम आर, यू नो, देम आर like my favorites and I've been recommending them couple of times, like Atul Limited, Navin Fluorine, Aarti Industries, बहुत सारे हैं, मतलब to name a few. And labor market एक बार dislocated हुआ है, लेबर अपने घर जा रही है, सो यू नो फाइनेंशियल मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट्स, इंडस्ट्रियल्स, ये एक बार इंपैक्टेड रहेंगे. देन जो वर्स्ट डिसलोकेशन हुआ है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सिलेक्टेड एनबीएफसीज. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट दीज मेजर्स will work, how they will work. But anyways, government and the RBI, they are like very efficiently I think doing their things, and काफी हद तक काफी चीजें वो लोग करेंगे जो कि एनबीएफसीज जो डोलड्रम्स में है, they will try to save them. So एक मैंने रेड में देखिए, आप इनबॉक्स में साइड में दिया है, एज यू नो पेटीएम वाज टू डिमॉन जब हुआ था तो पेटीएम अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया था. वैसे आप देखिए, दीज बिजनेसेस आर टू लॉकडाउन. इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेसेस चलने लगे तो वो एड्यूटेक है. ऑनलाइन क्लासेस, सारे बच्चों की स्कूल उसी पे चल रही है, बायजूस वगैरह के एकदम दिन निकल पड़े हैं. ऑनलाइन बिजनेसेस है बहुत सारे. आप देखिए ना, Naukri.com, उसका अभी तक गिरा नहीं है शेयर का भाव, वो चल ही रहा है. इनफैक्ट जोमेटो, उनके बहुत सारे पॉलिसी बाजार, बैंक बाजार, पैसा बाजार, 99acres.com, जीवनसाथी.com, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उनके पास है. फिर उस बिजनेस में तो अभी तक इतना करेक्ट किया नहीं, वर्ड्स भी 1700-1800 गया, उसके बाद गया नहीं, ऊपर ही आ गया, 2300-2400 पे है. बट आई वोंट रिकमेंड दैट स्टॉक. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, आई एम रिकमेंडिंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. डिलीवरी बिजनेसेस आप देख लीजिए, आपके रास्ते में दिख ही रहा है. सुना था कि पिज्जा बॉय से प्रॉब्लम हो गई थी अभी रिसेंटली. हेल्थ केयर, ये तो चल ही रहा है. हेल्थ केयर तो फार्मा ने जबरदस्त कर दिया, और पिछले 1-1.5 महीने में हमने सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर बहुत दाव लगाया, वो दैट वाज फार्मा. आपने अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो किया होगा, आपने मुझे देखा होगा टीवी पे, तो मैं सिर्फ फार्मा फार्मा फार्मा, इप्का लैब, अजंता फार्मा, फाइजर, एबॉट, सेनोफी, सिप्ला, कैडिला, यू नेम एफडीसी, इतने सारे नाम तो मैंने रेकमेंड कर दिए. एंड और भी मैं बात कर सकता हूं, मैंने दिखाऊंगा अभी लिस्ट आपको. देन टेलीमेडिसिन, इंटरेस्टिंग इनसाइट्स. लग्जरी पे स्पेंडिंग कम होगी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन उस पे कम होगा, अननेसेसरी कंजम्पशन कम होगी. देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर वो थोड़ा कम होगा. लोग बात अननेसेसरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे. सर्टेनली जितना बेसिक ऑनलाइन जाने के लिए चाहिए उस पे होगा, डिजिटलाइजेशन पे काम होगा, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा कोई बिग बैंग इन्वेस्टमेंट हो जाए वो भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर कम होगा, अननेसेसरी सैलरीज नहीं लोग खर्चा पालेंगे, रेंटल्स पालेंगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा खर्चा नहीं होगा, एंटरटेनमेंट मिनिमाइज होगा. Then working capital will be under tremendous pressure. Businesses will go out of business. काफी business ही नहीं रहेगा उनके पास. So borrowed working capital पे चलेंगे. So new initiative business models will evolve. देखते कौन लोग अपने आप को चेंज कर पाते हैं, कौन लोग इवॉल्व करते हैं, कौन लोग अपने आप को नए नए चीजें लाएंगे. अब उन चीजों पे ध्यान देंगे, उन कंपनियों पे ध्यान देंगे और फोकस करेंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे. बट एनीवेज 20th के बाद चीजें काफी चेंज होगी. लेट्स सी, वी आर एक्चुअली आइंग those changes and how things will get adapted. So what will not change during the slowdown, that is certain consumption of essentials. आप देखिए किस तरीके से HUL, Nestle and all these FMCGs, डाबर वाबर सब अच्छा कर रहे हैं, Colgate Palmolive. Rise in investment on ideas, technology solutions that will improve efficiency. मैंने बोला ना, जो basic efficiency improvement के लिए जो टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंडिचर है वो करेंगे. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिजनेसेस विद हेल्दी कैश फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे बिजनेसेस सामने आएंगे. स्पिरिचुअल एंड सेल्फ लर्निंग, लोग बाग मेडिटेशन करते हैं क्योंकि काफी साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काफी कुछ होंगे. फिर वैल्यू फॉर मनी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल राइज. इनफैक्ट ये बहुत बड़ा, अभी अननेसेसरली जो एक्सुबरेंट ब्रांडिंग, कोई बड़ी बड़ी ब्रांड्स में आप खर्चा कर दो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतनी इजीली वो डिमांड रिवाइव होगी. So how we should do as an individual, how we should do an entrepreneur, मैं अब इनको थोड़ा skip कर रहा हूँ. So now night, remember night is darkest before dawn and luck favors the brave. Brave का luck का मतलब ये नहीं कि मैं यही कहता हूँ luck का मतलब कि bad luck खराब नहीं होना चाहिए. बाकी luck certainly वही है जो आप efficiently कोई भी काम करो और फिर साथ में आपके चले. So brave का मतलब वो है यहाँ पे. So we have tremendous opportunities now and we will try to identify stocks fundamentally in on these opportunities. जैसा कि मैंने कहा था कि सब
कंसर्टेड एफर्ट्स लेंगे, लाइक इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे सिटीजन्स काफी एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सोसाइटी विल हेल्प ईच अदर, ऑलरेडी देख ही रहे हैं किस तरीके से स्टेबलाइज होती है। मुझे लगता है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज करेगी, अननेसेसरली रिसेशन में नहीं जाएगी। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों की मुझे नहीं पता। एंड देयर विल बी हैप्पी पीपल अराउंड, काफी लोग हेल्पलेस रहेंगे, डेस्परेट वंस रहेंगे, बट उनको खुश करेंगे लोग, अपने एक दूसरे हेल्प करते हैं। इंडिया विल बिकम अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना के ऊपर ऑलरेडी एक वो पड़ी हुई है कि चाइना क्या कर रही है, और काफी रेजिस्टेंस आ रहा है चाइना को लेकर, तो मुझे लगता है कि दिस विल वेरी बेनिफिशियल। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो निर्मला सीतारमन कैंडल हम देख रहे थे सितंबर 20 तारीख, आप देखिए किस तरीके से मार्केट उसके बाद चला, बिकॉज वो कॉर्पोरेट टैक्सेस गिराना इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्टेप था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा इवेंट आ गया। सो वो सारी चीजें सबसाइडेड हो गई, बट एक बार हो जाएगी, बट बाद में तो वापस से आएगा, हो सकता है और कुछ नए नए बेनिफिट्स मिलेंगे, कोरोना बेनिफिट्स। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो कोरोना लोन्स लॉन्च कर दिया है, तो कोरोना बेनिफिट्स होगा, कुछ कोरोना इंसेंटिव होगा, सब कुछ देंगी सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑयल प्राइसेस है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और लिवरेज देगी गवर्नमेंट को। तो स्टेबल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि स्टेबल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इन टर्मोइल वुड अट्रैक्ट अनप्रेसिडेंटेड वेव ऑफ ग्लोबल मनी एंड एफडीआईज। इंडिया में सर्टेनली आएंगे एफडीआईज, और मुझे लगता है कि एफआईआईज विल रियली गेट बैक टू इंडिया आफ्टर सो मच ऑफ सेलिंग, बिकॉज सेफर मार्केट्स, सेफर कंपनीज काफी हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पे इंडिया में दिखने लगी है। सो ऐसा नहीं है, आप देखिए रिसेशन जब भी आया मार्केट फॉल हुआ, बट 3 साल में किस तरीके से 199.5% रिटर्न्स 86 टू 88 में दिया है, 320% रिटर्न्स दिया है गल्फ वॉर के बाद। 2 साल 3 साल खराब रहता मार्केट, हर्षद मेहता स्कैम के बाद भी रिटर्न्स आए हैं। अब देखना कि इस पर्टिकुलर चीज के बाद क्या होता है। सो एवरी टाइम द क्राइसिस हिट द मार्केट, इट हैज फॉलन, बट इट हैज डेफिनेटली रिकवर्ड एंड सर्ज अहेड। तो हम इसी प्रीमाइस पे चलेंगे कि हम फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लेंगे, टेक्निकली टाइम करेंगे। टेक्निकली टाइम का मतलब प्रॉफिट भी बुक करेंगे और स्टॉप लॉस पे भी निकलेंगे, तब वो टेक्निकल का मर्जर होता है। एंड डिफरेंस दिस टाइम इज द करेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर। हर बार फाइनेंशियल रीजंस के लिए होते हैं, इस बार हेल्थ के लिए है। तो मुझे लगता है कि इट माइट टेक टाइम, बट अक्रॉस द ग्लोब हर जगह वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गई, और इंडिया इज नो डिफरेंट टू इट। एंड वी विल गेट वेरी वेरी गुड स्टॉक्स एट एक्सट्रीमली cheaper valuations, which we'll talk about. So these are some challenges which, whenever we approach the capital markets directly, time, expertise, lack of information, portfolio सही तरीके से नहीं बनते हैं, 100 stocks बना देते हैं, portfolio में रहता है, rightly उसकी balancing नहीं होती है, then volatility, as we have seen the volatility in these kind of volatile times, everyone can get scared, 87 की VIX पे, CBO VIX भी 89 जो VIX गए हैं, at these volatile times everyone really gets scared, and I feel that this is where the experts actually make money, and they don't get panicked unnecessarily. And when you are managing someone else's money, you get lesser panic, you are morally responsible, but panic नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, अपने बच्चे का ऑपरेशन एक डॉक्टर नहीं कर सकता, बट दूसरे का ऑपरेशन बहुत आराम से कर लेता है, ये वैसा ही है। सो कई बार पीएमएस पे म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स, वो लोग एक्चुअल डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग थ्रू mutual funds, PMS, AIFs, these things really work. And passive investing, ये मुझे सबसे सेफ और सबसे बढ़िया लगता है। And I have come across one data कि 80 to 90% of the fund managers are not able to beat the index returns and ETF returns। एक passive index fund में भी डाल देंगे ना, because it is an auto managed, एक algorithmic portfolio है ये, जो कि NSE जो खराब कंपनी है उसको निकालती है और जो अच्छी कंपनी है उसको डालती रहती है। और आप खुद भी मैनेज करोगे तो वो चीज मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स लोग की बात अलग है, मैं जो भी व्यू कह रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम एन एवरेज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे तरीके के इन्वेस्टर्स और हमारे तरीके के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो पैसिव इन्वेस्टिंग रियली वर्क्स। प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेशन, ये कई बार स्टॉक मार्केट में मैंने एक ग्रेट टाइम पास भी लिखा। हम लोग जनरली आईपीओ, ईटीएफ्स, ओएफएस, बाईबैक्स, इनमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि this is your primary way of participating in the markets, and you shouldn't lose. Invest through all your family accounts. Believe me, ये जो मैं words इतनी बार बोलता हूँ, invest through aggressively through all your family accounts। HDFC, AMC में या AU फाइनेंस बैंक में इतना पैसा बना लोगों का, टीवी पे सुन के एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, मैं I cannot name the designation also, he just met me once, यार मैंने तो आपको सुन के ये किया था कि मैंने मेरे सारे फैमिली के अकाउंट्स
खुलवाए और मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ मैंने पैसे लगाए, मेरे अलॉटमेंट आए, मेरे अच्छे पैसे बने। सो आई वाज सो हैप्पी दैट एटलीस्ट समवन इज इंप्लीमेंटिंग दैट। तो हम लोग एचयूएफ भी खुलवाते हैं, हम बच्चों के माइनर्स के भी अकाउंट खुलवाते हैं। प्लीज खोलिए और प्लीज लगाइए। एटलीस्ट वो एक चीज ऐसी है जो फ्री मनी होता ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। योर रिलेशनशिप विद मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर बोले क्या है यार ये 15,000 लगा के 2,000 कमाना है, छोड़ना नहीं चाहिए। जो पैसा इजीली मिले, रिस्क फ्री मिले, फ्री मिले मार्केट में, आप कितने भी पैसे वाले हो, अगर आप ज्यादा पैसे वाले हो तो आपके पास टीम होगी ऑफिस में, आप टीम में स्टाफ में किसी को बोल दो, एटलीस्ट वो अपनी पगार निकाल के दे देगा उतना। हम तो इस तरीके के सोचते हैं, हमारी सोच ऐसी रहती है। हम बड़े से बड़े क्लाइंट को बोलते हैं आप कुछ मत करो, हम आपके लिए हम हेल्प कर देंगे, आपके अकाउंट्स वाले आदमी से कोऑर्डिनेट करवा देना, हमारा अकाउंटेंट हमारे ऑफिस वाले उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे एंड थिंग्स मैनेज कर देंगे। एंड इट शुड लाइक बी लाइक दैट, यू शुडंट लूज एटलीस्ट दीज काइंड ऑफ फ्री मनी, जिससे आपको कुशन बनता है। आप एक एक अकाउंट में सिर्फ एडहॉक बेसिस पे 2 लाख रुपए आप फंसा के रखते हो, एडहॉक मतलब जब चाहिए तब, तो आपके साल के एंड में हर ओएफएस, हर बाईबैक, ईटीएफ्स और इनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो देयर वाज एन ईयर व्हेन वी मेड 70 to 80,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर। हो सकता है एक साल नहीं भी आए, इस बार सीपीएससी ईटीएफ एक खराब पड़ गया एंड मार्केट भी खराब हो गए, बट इतना बड़ा लॉस नहीं होता कि जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाओ। बट प्रॉफिट जितना भी हो, प्रॉफिट मीठा लगता है, और प्रॉफिट जितना भी आता है, प्रॉफिट इज अ रेयर कमोडिटी। इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में आके पैसा कमाना, और उस रेयर कमोडिटी यहाँ पे इतना रेयर नहीं है प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन से। So these are some situations, market is continuously going up। हम सब हैप्पी थे 31 जनवरी, 1 फरवरी के सुबह तक, सैटरडे था बजट वाले दिन। इस बार मार्केट ट्रिमेंडस, मार्केट नीचे जाता तो सब लोग पागल हो जाते हैं, बहुत ही बेकार चल रहा है सब कुछ, घर में भी लड़ाइयां करते हैं और हर जगह यही होता है। फिर आप जब वॉलेटाइल रहता तो अभी देखा ही किस तरीके से इतना बड़ा कंफ्यूजन था, लोग एकदम परेशान, और हम अभी यही इसी स्टेज में इतनी वॉलेटिलिटी में। सो व्हाट शुड वी डू? सो यहाँ पे आंसर्स आते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली रिसर्च करनी पड़ती है, टेक्निकल्स देखना पड़ता है। ये सारे एनिमल्स है, बुल, बेयर, मुझे तो लगता है कि सारे लोग ही बुल्स होते हैं, बेरिश वाले लोग बहुत कम दिखते हैं, सब लोग को तेजी दिखती है। और जो बेरिश होते हैं तो पुट खरीद के, इतने हाई वॉलेटिलिटी के विक्स में पुट खरीद के सोचते हैं कि बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, जो मुझे लगता नहीं कि आता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, बट समहाउ मुझे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में नहीं आता कि इतनी महंगी विक्स पे, जब 50 के ऊपर के विक्स की कोई आइटम खरीद रहे हो आप, तो आप बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली आप कहीं ना कहीं गलत पढ़ोगे। दैट्स व्हाट आई फील। स्टैग्स है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और वो एयर पॉकेटिंग करते हैं, आया और जल्दी बेच दिया, प्रॉफिट घर में ले जाओ, वो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा था वो है। फिर वुल्फ है, इनसे डरना चाहिए। मार्केट में जो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये छोटी कंपनियां जो होती है, इनमें ये वुल्फ्स बहुत जबरदस्त तरीके से रहते हैं। आपने देखा होगा द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, एक बहुत फेमस मूवी थी, कैसे वहां पे वो होता है, और इंडिया में भी खूब है। और हर कंपनी में कोई ना कोई वुल्फ होता है, बड़ी हो या छोटी हो, डर के काम करना है। वहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम आता है, वहीं पे मैनेजमेंट क्वालिटी काम आती है, वहीं पे कई सारी चीजें देखनी पड़ती है बियॉन्ड द नंबर्स, बियॉन्ड द फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी को ब्यूटीफुल बना देंगे मेकअप करके, टेक्निकली भी टेक्निकल इंजीनियरिंग करके टेक्निकल चार्ट्स पे इतना बढ़िया बना देगा कि नेक्स्ट डे हर पैनलिस्ट या हर एनालिस्ट आएगा और बोले ये स्टॉक ले लो। हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं, आजकल हालांकि नहीं है, मैं पिछले 5-6 सालों में मैंने देखा किस तरीके से चीजें चेंज हुई। एनालिस्ट लोग भी अपने आप को सब ठीक कर रहे हैं, और खराब क्वालिटी के स्टॉक्स पे चैनल्स वाले भी लोग आजकल नहीं बोलने देते, मैंने ये चीज देखी है। सो बहुत हद तक ये सारी चीजें और इंप्रूव होनी पड़ेगी। सो आई फील कि वुल्फ से बच के रहें, एंड देन बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ अस आर बुल्स, हैज द इंस्टिंक्ट ऑफ ऑल दीज एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंफर्ट, नॉलेज एंड कन्विक्शन। बट सब अपने अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बट बुल्स ज्यादा है। देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ बुल, आई एम आल्सो अ बुल, मैं पेरेनियल बुल हूं। बट बुल रहने के लिए हम हमारी सिचुएशंस, हमारे जो कंडीशंस है, कन्विक्शन है, इन सबको बहुत ध्यान में रखते हुए, कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बुल बनते हैं। कंफर्ट का मतलब लिवरेजिंग नहीं करनी है, सिचुएशन का मतलब कुछ भी हो जाए अपने लिए अनवांटेड मनी है, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज का मतलब पूरी सूझबूझ के साथ करे, बुरा हो जाएगा तो हो जाएगा, इस एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ता है। अपनी नॉलेज के साथ काम करें, और जो या नहीं है कोई बात नहीं है, किसी से पूछ ले आप कि भाई वो नॉलेजेबल आदमी है, उनसे समझे। और कन्विक्शन होना चाहिए, जो मैंने किया वो ठीक है, और उस कन्विक्शन को क्रॉस चेक करवा ले। कई बार कन्विक्शन ज्यादा तभी भी हो जाता है जब आप लेसर नॉलेजेबल होते हो, यू फील दैट यू नो लॉट, तो वो कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक की तरह हिसाब हो जाता है।
अब ये एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जस्ट टू बी ऑन अ लाइटर नोट, जब इतनी सीरियस बातें करते तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि ये सब बातें करना भी जरूरी है, कि आई एम नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। तो डॉक्टर बोलता है यू आर सफरिंग फ्रॉम मार्केट टाइमिंग सिंड्रोम। हर आदमी को लोएस्ट पे लेना है और हर आदमी को हाईएस्ट पे बेचना है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि इतनी टाइमिंग का ये जो कीड़ा है, ये जो सिंड्रोम है, क्यों है। हमें तो, मेरे को तो मतलब ही नहीं होता क्या नीचे और क्या ऊपर है। सर्टेनली मेरा मूड चेंज होता है, मार्केट अगर बहुत खराब है तो सर्टेनली ठंडे हो जाएंगे। मैं एक लेवल तक अपन बहुत एग्रेसिवली, ऐसा भी टाइम आता जिस टाइम पे कोई भी स्टॉक पे हाथ लगा लो। दिसंबर 2017, मतलब अक्टूबर नवंबर 2017 से लेकर जनवरी 6 तारीख 2018, आप टाइम देख लेना, हर स्टॉक चल रहे थे। आपको एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं, आप बात करो और वो 8% चलता है, 10% चलता है। सब ने मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त पैसा बनाया। फिर 1 फरवरी 2018 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगा और उसके बाद देखिए आप, किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना ही नहीं। तो वो चीजें देखनी होती है और हर आदमी को टाइमिंग चाहिए। तो उस टाइम पे हर स्टॉक चल रहे थे। एक ऐसा टाइम आता है जिसपे कोई स्टॉक नहीं चलता है, ऐसा भी टाइम आया। उस टाइम पे मैं मेरा स्टैंड चेंज कर लिया, मैंने ये बोला कि नहीं, अब माहौल ऐसा है, अब इस टाइम पे हमें फार्मा लेना चाहिए। आप देखिएगा, फार्मा की बात करने लगे थे, डिफेंसिव्स की, पहले डिफेंसिव, फिर उसमें लगता है कि फार्मा और एफएमसीजी, नॉट इवन आईटी। तो आपको ये अप्रोचेस, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अप्रोचेस आपको ट्यून अप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कल बोल दिया तो वो बात एकदम उस पर मैं अड़ा रहा हूं। हम अगर चेंज हो सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे आपका कन्विक्शन काम आता है। ट्रेडर हो, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में काम करना है, तो हमें स्टैंड भी हमारा कुछ ना कुछ तो देखिए डायरेक्शनल कॉल सही होना पड़ता है। बट बहुत ज्यादा सही और बहुत ज्यादा गलत पे नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो, वो भी हमें कुशनिंग करते हुए चलना है। तो मैं तो यही कहूंगा, यूज स्पाइडर सॉफ्टवेयर, ऑल द बिग डॉक्टर्स यूज इट। मतलब स्पाइडर वालों का सेमिनार है, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा ये, क्योंकि मैं खुद भी स्पाइडर सॉफ्टवेयर कई सालों से यूज कर रहा हूं। मैं 12-13 साल से कर रहा हूं। मैं आई ट्रैक फंडामेंटल्स मोस्टली, मेरी पूरी टाइम स्टॉक के फंडामेंटल्स को ट्रैक करने में जाती है। बट टेक्निकली में, मेरे ऑफिस में टीम बैठी हुई है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट की 3 जने बैठे रहते हैं, कई ट्रेनिंग्स भी रहते हैं। वो लोग टेक्निकल वाउचिंग करते हैं कि भाई ठीक है, वेटिंग कर दिया सर, ये टेक्निकली बढ़िया लग रहा है, ये 20 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, 50 डेमा, सबके ऊपर हम ये जरूर देखते हैं स्टॉक लेने के पहले, इन डेमास के ऊपर हो ट्रेंड लाइन ठीक है, आरएसआई ठीक है, एमएससीडी ठीक है, सुपर ट्रेंड ठीक है। तो ये 7-8-10 पैरामीटर्स लगा रखे हैं जिसको देखते हैं। सो स्पाइडर सॉफ्टवेयर की मेहरबानियों से ये चीज हम कर लेते हैं। एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये मैं जनरली हर वेबिनार में ये रेकमेंड करता हूँ, मैंने भी पढ़ी है। क्योंकि देखिए इतने सारे ऑथर्स को, इतने सारे बुक्स है, जंगल ऑफ बुक्स है, इतना पढ़ना मुश्किल होता है। बट ये एक बुक में आप वर्ल्ड के 20 ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की स्टोरी है, जिनपे 3-3, 4-4 पेज डेडिकेट किया हुआ, फिर उनकी एनालिसिस, उनको स्कोरिंग भी दी हुई है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। और किस तरीके से, आप देखिए इसमें 3-4 नाम तो बहुत ही बड़े हैं, बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट, ये लोग हैं तो सबने सुना ही है, फिलिप फिशर है, लिंच है, पीटर लिंच है, ये सारे नाम आपने सुने हुए, टेम्पल्टन है, जेसी लिवमोर है। तो मुझे लगता है कि इन बुक को पढ़ना चाहिए। एंड प्लीज नोट डाउन दिस नेम एंड प्लीज बाय दिस बुक एंड प्लीज रीड दिस। सो ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग को क्या लोग बाग फुटबॉल मैच या 2020 क्रिकेट मैच समझे, ऐसा नहीं है। नहीं, ये स्प्रिंट का वो है, इट इज अ टेस्ट मैच, अ मैराथन एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टॉक्स का मतलब कि यू हैव टू बी विद द स्टॉक्स। आपको कहीं ना कहीं उस स्टॉक्स की पूरी चाल को समझना चाहिए। एक स्टॉक को एक आदमी समझिए, आप उसके फितरत को समझिए, उसके प्रोमोटर्स को चेक कीजिए, आप उनको सोशल मीडिया पे भी ट्रैक कीजिए। भाई अपन 10-20 स्टॉक में अगर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टेड है, तो आप उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल लेवल्स जानने की है कि भाई ये स्टॉप लॉस है, इधर निकलने का है, ये टारगेट है, इधर अपने को प्रॉफिट बुक करना है, बाद में जाए क्या करना क्या नहीं है मतलब नहीं है। But when you are there with a stock for a longer time frame, 10 साल, 5 साल, buy and forget only, then you are marrying a stock. And when you are marrying a stock, आप जानते हो किस तरीके से, मैंने देखा है, छोटे से छोटा आदमी हो और बड़े से बड़ा आदमी, मुकेश अंबानी जी भी हो, जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है ना, तो वो जवाई चुनने में जितनी एनालिसिस है, फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव, सब लगाता है, उसके बाद चुनता हूं। तो स्टॉक को उसी तरीके से चुनना है जैसे आप जमाई चुन रहे हो, तो आप गलत पढ़ोगे ही नहीं। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। अगर मैं वेबिनार नहीं होता और ये सेमिनार होता और मैं सामने बात कर रहा होता तो बहुत मजा आता, बट आई कैन नॉट सी यू ऑल, सो फॉर मी इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल बिकॉज स्लाइड छोटी थी। बट एनीवेज, सो
there are two distinct styles of equity investing, value investing and growth investing. And believe me, अब तो सब value पे ही आ गई है सारी चीजें. And there was one news item where, you know, Warren Buffett was actually sitting on cash. He was waiting for some value investing opportunities जो उनको मिल नहीं रही थी. अब now I think he will be having ample amount of value investing opportunities after this. And he was waiting since last 2-3 years. Then quality investing है, growth investing. मैं इनफैक्ट काफी हद तक ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था, बट अब वो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यू पे आ गए तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी. देयर इज नो हार्म इन इट. अपने को फ्लेक्सिबल होना है. देन क्वालिटी इन्वेस्टिंग, ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर है, मतलब 10-12 चीजें, वी कैन वर्क ऑन इट. सो despite a high level of liquidity, computerization, speed of the internet, financial markets are still not perfect and there are profitable anomalies to be discovered. बहुत सारे arbitrage opportunities होती है. कई बार मार्केट की स्पीड इतनी रहती है, स्टॉक्स बाद में गिरते हैं. कई बार मार्केट पहले चढ़ता है, बाद में स्टॉक्स चलते हैं. मैं तो जनरली मार्केट को पहले चलने देता हूं और लीडिंग स्टॉक्स को चलने देते हैं, फिर हम उसके सेकंड या थर्ड रैंकिंग स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उनमें पैसा लगाते हैं और स्लो मूविंग आइटम्स में पैसा लगाते हैं. वहां टूटने में भी कम टूटता है, बढ़ने में ठीक है कम बढ़ेगा, बट जब मार्केट में एक्सुबरेंस आएगा, तेजी आएगी, तो वो बहुत अच्छी तेजी में वो भी पार्टिसिपेट कर जाएगा. सो देयर आर मेनी डिफरेंट रूट्स टू इन्वेस्टमेंट सक्सेस. नो सिंगल बुलेट, कोई भी सिंगल बुलेट अप्रोच नहीं है, इसलिए हमने टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन सब मिक्स कर दिया. So I'll just skip some of them because मुझे लग रहा है टाइम की बहुत कमी है. ये एक मैं जनरली केस स्टडी रखता हूं एंड सामने अब दिख नहीं रहे हैं, बट आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा. विल डू अ सर्वे कि अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान अगर तीनों लिस्टेड होते तो किसको पिक करते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर सबका आंसर जनरली आमिर खान होता है, बिकॉज टेक्निकली, फंडामेंटली, हिट क्वोशिएंट अगर सब देखें तो वो हाईएस्ट आमिर खान में है, बाद में सलमान खान में है, बाद में शाहरुख खान में है. फंडामेंटल, टेक्निकल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, ये फंडामेंटल्स देखिए बहुत इजीली मिल जाते हैं, टेक्निकल्स बहुत इजीली, ठीक है, टफ बहुत है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट हमें समझना पड़ता है, काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैं आजकल इसकी सबसे ज्यादा एनालिसिस करता हूं. मैं बियॉन्ड फंडामेंटल्स, मेरा एक सेमिनार होता है, मैं बियॉन्ड फंडामेंटल्स की बात करता हूं, वेयर आई टॉक अबाउट ओनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस. So parameters we look for beyond fundamentals and technicals. Higher growth, non-cyclical, lesser regulated companies. ये unnecessarily जो regulated companies होती है ना, जैसे टेलीकॉम है, एयरलाइंस है, इन कंपनियों में जल्दी से मैं इन्वेस्ट नहीं करता. दो टेलीकॉम इज अ वेरी गुड सेक्टर एज ऑन डेट, क्योंकि डेटा इज द मोस्ट कंज्यूम्ड कमोडिटी एज ऑन डेट. आज लॉकडाउन में सब खाने से ज्यादा लोग बाग डेटा पे स्पेंड कर रहे हैं और स्पीड भी देखिए आज भी स्लो ही है. कंपनीज हैविंग प्रोमोटर्स विद स्किन इन द गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे इन्फोसिस था या आप भारतीय एयरटेल ले लीजिए, स्किन इन द गेम है बंदे का. मुझे अगर टेलीकॉम की कंपनी कोई लेने बोलेंगे तो मैं भारतीय लेता हूं. मैं आई मे नॉट प्ले ऑन रिलायंस, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनका स्किन उतना थिकली अंदर घुसा हुआ है जितना भारतीय मित्तल का घुसा हुआ है. तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एटलीस्ट ऑन दिस पैरामीटर इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी. एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं. मिड कैप, स्मॉल कैप में तो भरमार है. बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स जो पूरे धंधे में घुसे हुए हैं और खाली एक ही बिजनेस करते हैं, 40 धंधे नहीं करते हैं. मुझे समाव कई ग्रुप्स है, ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, इनसे डर लगता है. ये मतलब आई एम नॉट नेमिंग देम, मैं जनरली एक वो कर रहा हूं कि आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड और दे आर रॉन्ग. जैसे सपोज आप रिलायंस बोल लो, बिरलास बोल लो, अदानीज बोल लो, इन लोगों की कंपनियां इतनी सारी है, महिंद्रास है, इतनी कंपनियां हैं, सारे धंधे ये लोग करते हैं. ठीक है, दे आर गुड बिजनेसमैन, विजनरी है, अभी तक तो चल रहा था. बट मल्टी बैगर्स और ये सब जो है, ये एकदम स्टैंड अलोन बेसिस पे जो प्रोमोटर स्किन लगी हुई है, जिसमें पूरा एक ही काम कर रहा हो, वो ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा मेरा मानना है. आई ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज स्टॉक्स ओनली. कंपनीज विद नो पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर कंपनी जब बड़ी होती है, आप बड़े होते हैं, तो आपके कनेक्शंस बहुत बढ़ते हैं. और जो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं और गवर्नमेंट डिपेंडेंस कम होता है, वहां पे आपको दिमाग लगाना है. फिर मैंने पीडीसी लिखा, प्लेजिंग, बिग नो. अगर प्लेजिंग है वो स्टॉक में दिमाग ही नहीं लगाना है. अभी आप टीसीएस और इन्फोसिस की बात करेंगे तो मैं इन्फोसिस खरीदने बोलूंगा, मैं टीसीएस खरीदने नहीं बोलूंगा. दो अभी सबसे बड़ी कंपनी होगी, बिकॉज टीसीएस में प्लेजिंग है, टीसीएस में डेट्स भी. आई डोंट नो व्हाई ये है कि हो सकता है टाटा मोटर्स की वजह से उनके पास प्लेजिंग हो. डेट्स, जीरो डेट कंपनी चाहिए. ऐसे माहौल में आप देखिए जहां रेंटल्स देने की नौबत आ गई, नहीं दे पा रहे हैं, ब्याज नहीं दे पाएंगे, धंधा नहीं है, जो जितना फिक्स कॉस्ट में बैठा हुआ है, ही विल बी हैविंग मेनी मोर प्रॉब्लम्स. सो
डेट्स वाली कंपनियों में नहीं जाना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्रेडिट रिपोर्ट्स, चैनल चेक्स। ये क्रेडिट रिपोर्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल, क्रिसिल, इकरा, केयर, इनसे वो हर कंपनियों को कभी भी बोरिंग प्रोग्राम रहता तो लेने जाना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, तो उनके आप क्रेडिट रिपोर्ट्स को देखिए। चैनल चेक, आप कोई भी, आप जिस शहर में रहते हैं, कई बार आपको लोग मिलेंगे, मैं इस कंपनी का रीजनल हेड हूँ, मैं इस कंपनी का सप्लायर हूँ, मैं इस कंपनी का वेंडर हूँ, आप उनसे बात कीजिए। अब जैसे मेरे को एक बार याद है गीतांजलि जेम्स को मैंने कितने दिन, मतलब कभी भी रेकमेंड नहीं किया, मुझे याद है कई एनालिस्ट है 60 रुपए में भी रेकमेंड किया, बट मुझे ऐसा पता है जयपुर में जो कि वो सप्लाई करता था गीतांजलि जेम्स को, कई लोग हैं ऐसे और उनके पेमेंट्स नहीं आते थे, और आज देख लीजिए उस कंपनी की। सो आपको चैनल चेक भी करना है, और वो वेंडर्स से बढ़िया कोई नहीं है। मैंने एरोस इंटरनेशनल में देखा हुआ है, मैंने एक बार ऐसे ही कोई बंदा था मूवी से रिलेटेड, मैंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे यार पेमेंट नहीं आता यार 4-4 महीना। ये बात मैं कर रहा हूँ 2013 नवंबर की, और आप देख लीजिए कहां पहुंच गई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चैनल चेक्स करने हैं, कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्ट कंज्यूमर। मैंने एक बार, मैं गोवा से, बॉम्बे से गोवा जा रहा था, एंड इन बिटवीन पूना आता है, और पूना में सडनली मैं बचपन में गया था, और उसके बाद देखा इतना बड़ा कॉर्पोरेट जंगल हो गया, इतने बिल्डिंग्स, इतना सब कुछ हाईवे में बना है, तो ये कैसे हुआ ये? तो मैंने देखा भाई क्या बात है, तो वहां पे एक बिल्डर देखा मैंने, कोल्टे पाटिल, बोले इतना जबरदस्त काम कर रहा है, सारे कंपनियां कोल्टे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि रियल्टी स्टॉक्स अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट वो स्टॉक मैंने तब रेकमेंड किया 2013 दिसंबर में गया, 2014 में आया, तो आई रेकमेंडेड कोल्टे पाटिल, बट आई स्पोक टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग बिल्ट बाय कोल्टे पाटिल, और पूछा कि कैसी सर्विसेज थी, कैसी डिलीवरी थी, सब कुछ थी, उसने बोला नहीं बहुत बढ़िया। एंड वो बंदा बहुत समझदार, वो ऐसे अननेसेसरली बोलने वाला नहीं था। वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपका सोर्स कितना सही है, तो मैंने फिर उसको रेकमेंड किया, एंड इट रियली डिड वेल, इट वाज अ मल्टी बैगर। 80 रुपए भी रेकमेंड किया, और शायद वो 200-250 रुपए तक भी बिका, और बाद में मैंने देखना छोड़ दिया, क्योंकि रियल्टी स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था। सो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं हर जगह के, हर सेक्टर में। कोई अगर इंश्योरेंस का बहुत बड़ा काम कर रहे, वो एजेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनसे आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर सकते हैं। हर सेक्टर में आपके आसपास बहुत डोमेन एक्सपर्ट्स मिलेंगे। Then other than financial, social, economic, cultural, environmental, general look and feel, other dynamics of the company to be looked for। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं चेहरे से, आज तो देखिए आपने मेरा कॉन्ट्रारियन लुक्स, हो सकता है सामने होते तो बोलते, मैं 6 साल बाद ऐसे आज शेव ऑफ किया हूं, मैंने देखा कि लोग बाग दाढ़ी रख रहे हैं, तो मैंने क्लीन शेव कर लिया एक बार, जस्ट फॉर हाइजीन पर्पज। और एक बार देख रहा था तो काफी बड़े हो गए थे, एंड बार्बर्स खुले नहीं है। कल जैसे आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया था ना कि अभी पता चला बार्बर का टैलेंट क्या होता है, एंड मुझे भी अभी पता चला कि बार्बर बहुत ज्यादा एसेंशियल सर्विसेज में आता है। अब सरकार उसको खोल दे तो अच्छा रहेगा। बाल भी नहीं कट रहे, दाढ़ी भी नहीं कट रही थी, तो मैंने पूरा उड़ा दो, मतलब ट्रिमिंग और ये सब। तो कैसे ये सब चीजें होती है। सो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल, आप आदमी कितना अभी डोनेट कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। आप देखिए अक्षय कुमार ने 25 करोड़ डोनेट किया, तो सर्टेनली उसकी इमेज चेंज होती है कि भाई उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन दिया। अभी सब लोग अभी इस तरीके के गवर्नेंस दिखा रहे हैं, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। जनरल लुक एंड फील, आप कई बार वेबसाइट देखते हैं, आपको फील हो जाता है कि यार ये नई कंपनी है, आईटी कंपनी होके पुरानी आउटडेटेड वेबसाइट पे चल रही है, तो ये कंपनी कैसी होगी, इसका मतलब प्रोमोटर्स का ध्यान नहीं है। हम लोग ये बहुत छोटी छोटी चीजें, कई बार मुझे ये समाव सबकॉन्शियसली मैं बहुत देखता हूँ। आप, मुझे याद है सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट थी, उसमें उन्होंने एक स्पेलिंग एरर थी, इन्वेस्टर्स उससे निकल गए, एक दो एफआईआई इन्वेस्टर्स निकल गए कि यार एक आईटी कंपनी, एजुकेशन, इतनी क्वालिफाइड लोगों की कंपनी है, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट जिसपे डायरेक्टर ने साइन किया, उसने पढ़ा भी नहीं और आंख मीच के साइन कर दिया, और आप देखिए उस टाइम की कंपनी खत्म ही हो गई, दिखती नहीं हो कंपनी। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, वी कैन कीप ऑन टॉकिंग। देन व्हाट वी सी एज फंडामेंटल पैरामीटर्स, ये सब चीजें क्या बहुत ही बुकिश और सब कुछ मिलती है, बट देन स्टिल आई विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई लुक फॉर। आई रियली लुक फॉर पी मल्टीपल है मेरा, मतलब ये क्राइटेरिया बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लो पी मल्टीपल को भी नहीं देखते हैं, वो 2, 4, 5 के पी, हालांकि अब तो क्या कई स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स भी 4-5 के पी मल्टीपल पे आ गए हैं, बट अदरवाइज 8 से 15, 20 के पी मल्टीपल तक के स्टॉक्स समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत कम का मतलब है कि कोई ना कोई लफड़ा है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। कई खराब स्टॉक्स ऐसे गए हैं, कोई ना कोई डेट्स बहुत ज्यादा होगी तो वो पी मल्टीपल नीचे होते हैं। सो यू हैव टू चेक ऑन दोज। ईवी बाय इबिटा देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफएमसीजी कंपनीज है तो बात अलग है। अब बजाज फाइनेंस देखिए कितना बड़ा करेक्शन आया, हालांकि सबका आया, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनीज थी, दो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी
एनबीएफसी, इतनी बड़ी ग्रोथ देने वाली कंपनी बहुत कम है। पैग देख लेते हैं हम, ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। फिर करंट प्राइस 52 वीक हाई लो, इनसे आइडियाज लगते हैं कि कहां तक जाता है, कहां तक लोगों की एक्सेप्टेंस है उस प्राइस की। 52 वीक हाई लो, लाइफ टाइम हाई लो, इनसे चार्ट में भी बहुत आराम मिलता है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल 5 साल के कैगर देखते ही देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो ये देखते हैं। फिर 5 से 10 एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट्स चल रहे, किस तरीके से ग्रोथ आई है। और 5 क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये जनरली आपको नहीं दिखेगा। ये 5 क्वार्टरली रिजल्ट मैंने इसलिए बोला कि ये रिजल्ट आज दिसंबर का है, तो लास्ट ईयर का दिसंबर सितंबर भी देखें तो क्या डिफरेंसेस है, ये मैच करने की कोशिश करें। क्या पता ये क्वार्टर हमेशा ही अच्छा रहता है, ये क्वार्टर खराब ही रहता है, सीजनैलिटी कब आती है। तो 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है, तो शॉर्ट टर्म भी कंपनी अच्छा कर रही है। कुछ ना कुछ मेजर चेंज ऐसा किया है जिसकी वजह से कंपनी रिसेंटली बहुत अच्छा करने लगी है। वो आगे सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं ऐसी ग्रोथ, वो मैच करना है। रेशियोज एंड पैरामीटर, डिविडेंड यील्ड अभी आज के दिन में मेरे लिए, जैसे मैं गॉड थ्योरी पे चल रहा हूँ, गॉड का मतलब जी इज गोल्ड, ओ इज ऑनलाइन बिजनेसेस एंड डी इज डॉलर एंड डिविडेंड यील्ड। इंडिया में भी डिविडेंड यील्ड कई स्टॉक्स के बहुत अच्छे हो गए, उन पे ध्यान दिया जा सकता है। डेट टू इक्विटी, सबसे ज्यादा डर मुझे डेट से लगता है। कोई भी कंपनी हो, बैलेंस शीट में डेट्स है, डर के काम करना चाहिए। मतलब 0.2 0.3 के नीचे की ही कंपनियां लेनी चाहिए, उससे ऊपर हो तो दिमाग कम लगाना चाहिए। आई डोंट से कि वो बहुत खराब है, वो फिर केस स्पेसिफिक डिस्कस करना पड़ता है उसमें। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रोमोटर्स, एफआईआईस, डीआईआईस, और ये सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ज्यादा घुस जाए तो थोड़ा डर के भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ने ले लिया तो बहुत बढ़िया है। कई बार इतने सारे अलग अलग टाइप के मार्केट्स में ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि मैं ओपन फोरम में नहीं बोल सकता, बट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड डन बाय एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। प्लेजिंग का परसेंटेज, ठीक है चलिए टीसीएस ने प्लेजिंग की, बट 2-3% है। कई लोग हैं, अब लोग मुझे पूछते थे कि सर मैं ये कौन सी कंपनी है बॉम्बे की, एचडीआईएल ले लूंगा। बोला अरे कैसे ले लोगे यार, 99% प्रोमोटर का स्टेक प्लेज्ड है, कैसे ले लोगे आप। अब प्रोमोटर की परसेंटेज भी तो देखनी पड़ेगी प्लेजिंग की। कहीं भी अगर स्टॉक की प्राइस टूटती है तो जिन्होंने माल दे रखा उसको पैसा दे रखा वो फोड़ देंगे शेयर को, इट हैपेंस, सो वी हैव टू चेक दैट। मार्केट कैप बाय एबिटा, मार्केट कैप बाय नेट प्रॉफिट, में ये मारवाड़ी गणित है, मार्केट कैप बाय नेट प्रॉफिट, कि मैं अगर आज इस कंपनी को खरीदता हूँ, ये 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी है, मेरे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, कि बोला 20%, बोला 20 करोड़ 30 करोड़ कमाती, बोला 15%। तो अगर मैं बाजार से ब्याज में लेके इस कंपनी को खरीदता हूँ कि 12% में लेके 15% कमाता हूँ, तो मेरे एनआईएम आते हैं, जस्ट एक रफ कैलकुलेशन। तो दैट शोज कि ये कंपनी अट्रैक्टिव है, वन कैन लुक एट। ऐसा एक एग्जांपल लिबर्टी फॉस्फेट, मैंने ये स्टॉक दिया था, एक बार रेकमेंड किया था, 50-100 करोड़ की कंपनी थी शायद, और 50 करोड़ का पैड था, और उसके बाद वो कंपनी वाज बीइंग टेकन ओवर बाय अ वेरी बिग फर्टिलाइजर कंपनी, और एक छोटी सी राजस्थान में उदयपुर में उनका प्लांट था, एंड इतनी बड़ी नेट प्रॉफिट का मार्जिन था। रीजन ये था कि उनका जो वैल्यूएशन कम थी, क्योंकि सरकार से पेमेंट्स आने थे और वो सारे वो थे बैलेंस शीट में खड़े थे रिसीवेबल्स में, इसलिए नहीं चल रहा था स्टॉक। बट आइडेंटिफाइड था और दिखा और बढ़िया थी कंपनी। मैंने चेक किया कि भाई कंपनी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी कंपनी है, 20-25 साल से चल रही है, तो दिमाग लगा लेना चाहिए। इबिटा मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कोई भी एक क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं सबसे पहले इबिटा मार्जिन देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये तो देखना ही चाहिए। मतलब आप डीमार्ट क्यों चल रहा है, 8.8% की नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े धंधे में इतने सस्ते में माल बेच के भी ये लोग इतना कमा रहे हैं, इसका मतलब कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं वो स्टॉक रेकमेंड करूंगा, मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से ओवर प्राइस लगता है। बट ठीक है, आगे ग्रोथ आने वाली है, और इतने नामचीने इतने बड़े बड़े हैंड्स जब रहते हैं और वो लोग बेचने वाले नहीं है, तो सर्टेनली डिमांड सप्लाई गैप की वजह से वो स्टॉक इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा। और अभी तो वो टेक ओवर्स वगैरह कई चीजें करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चेन हो सकता है कि दे माइट टेक ओवर, और इसलिए देखिए स्टॉक टूटा भी नहीं है। मार्केट कैप देखते हैं, बुक वैल्यू, इक्विटी कैपिटल। मार्केट कैप अननेसेसरली छोटी मार्केट कैप हो तो नहीं दिमाग लगाना चाहिए, एटलीस्ट 100, 150, 200 करोड़ का तो एक फिल्टर लगाना ही चाहिए। बुक वैल्यू देखते हैं, एक के नीचे तो क्यों है, एक के नीचे अगर कोई स्टॉक है तो इसका मतलब लफड़ा है, कुछ ना कुछ है, वो चीज चेक करना जरूरी है। या तो पीएसयू होती है या उसमें बैड डेट्स होते हैं, एनपीएस है, इसलिए पीएसयू, मुझे याद है मैंने आईओबी में एक गलती की हुई है इंडियन ओवरसीज बैंक में, दैट वाज रनिंग एट 0.15 और कई सालों से 0.25 तक, लोएस्ट इन ऑल द बैंक्स, और मुझे लगता था कि वो बहुत अट्रैक्टिव है। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 साल 7 साल पहले, जब मैं बहुत ज्यादा डेप्थ
मैं एनालिसिस नहीं करता था। मैं 2012-11 के पहले इतना एनालिसिस नहीं करता था, उसके बाद घुसे। तो ये 9 साल 10 साल से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, आरओई, आरओसी, ये ऑल सारे रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। उनके जो कैश फ्लोज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने चाहिए। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने जैसे बात की थी, ये सारे एवरेजेस देखते हैं। अभी इतने खराब टाइम पे और ऑप्शन राइटिंग के टाइम पे ये 1000 डेमाज और 200 डेमाज ये सारे देखते हैं कि 20 डेमा का पहले स्ट्राइक प्राइस देखे, फिर 50 डेमा का देखे, ऐसे करके ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। प्राइस स्कैन्स है 52 वीक है, ये वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स। अभी वॉल्यूम आप एक दिन एसबीआई कार्ड में जो लिस्टिंग डे वाले दिन जो वॉल्यूम्स थे वो शायद परसों एसबीआई कार्ड में वॉल्यूम्स थे, क्या रीजन था वो समझना जरूरी है। बल्क डील्स देखते हैं, रिलेटिव एंड पीयर परफॉर्मेंस देखते हैं। देन बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड में कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो किस टाइप का है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, सक्सेशन प्लान। अगर राहुल बजाज निकला तो देखिए संजीव बजाज और राजीव बजाज ने मिरेकल्स किए हैं, किस तरीके से उनका सक्सेशन प्लान है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी में नहीं आता है, आई कैन नॉट नेम देम, बट जनरली मैं अच्छी चीज तो बात कर सकता हूँ, कई बार खराब बात ओपन फोरम पे नहीं कर पाते, इट कैन बी ऑफेंसिव आल्सो टू पीपल। मैनेजमेंट की सैलरी देखनी होती है और ग्रोथ ऑफ द कंपनी से ज्यादा तो मैनेजमेंट अपनी सैलरी की ग्रोथ तो नहीं कर रहा है। आरपीटी देखना है, कैसे आरपीटी की वजह से देखिए सन फार्मा पिटा था एक बार। एथिक्स का वायलेशन, मैनेजमेंट अचीव करता कि नहीं है टारगेट्स या डिफर करते रहता है। ऑडिटर्स की क्वालिटी, इवन अच्छे क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स के बाद भी सत्यम जैसे केसेस होते हैं। ग्रुप की कंपनी की हिस्ट्री एंड पेडिग्री, रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर रही है, अपग्रेड, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कितनी अच्छी हो, अगर यहाँ एक में भी कोई गड़बड़ हुई वो स्टॉक नहीं लेना चाहिए। और नहीं लेने का कारण बार बार ढूंढे कोई भी स्टॉक में, क्योंकि हमें 8000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 3700 करीब कंपनीज की ट्रेडिंग ठीक से होती है, और उनमें से 700-800 कंपनियां हैं जो इन्वेस्टेबल होती है, और उनमें से हमें 7-8-10 कंपनियों में 15 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हाँ, एफएनओ है तो आपके पास 150 है, तो उनमें ऑप्शन राइटिंग करें, वहां पे अलग क्राइटेरिया होगी। बट मैं ये फिल्टरिंग की बात कर रहा हूं, तो हर चीज में अगर हाँ बढ़ते रहेंगे तो ये तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो हमें ना करने का रीजन यहाँ पे अपने को नेगेटिव अप्रोच होना चाहिए कि क्यों करूं मैं, अरे बेकार है, अरे ये ऐसा है, कुछ ना कुछ अपने को एनालिसिस करना जरूरी है। हो सकता है कि आप कई बार अच्छी चीज भी हाथ से छूट जाए, बट उस टाइम पे आप टेक्निकली खेल लो उसमें कि चलो यार कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता, बट इतना स्टॉप लॉस इतना देख लिया। तो हर चीज का अप्रोच अलग अलग होगा। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कन्विक्शन के साथ बैठे रहना चाहते हैं, तो आपको तो बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर मैरिंग दैट स्टॉक। आप टेक्नो फंडामेंटल है तो टेक्निकली आपके लेवल्स होने पड़ेंगे। आप ऑप्शंस के साथ कर रहे हैं तो ऑप्शंस के स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल एनालाइजिंग, 10 साल के फाइनेंशियल्स देख लीजिए, एजीएम नोटिस पढ़िए, चेयरमैन का स्पीच। अब ये मैं इतनी सारी चीजें बता दिया फंडामेंटल्स में, तो लोग डर जाएंगे कि यार ये फंडामेंटल्स में संदीप जी ने इतनी सारी चीजें बता दी कि ये तो कटा ही मुश्किल है। बट देन दिस इज हाउ, यू नो, आप अपने बिजनेस में 8 घंटा 10 घंटा देते हो, और सोते हुए भी सपने में भी देखते होंगे, तो अपने बिजनेस का देखते होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप स्टॉक मार्केट में और यहाँ पे भी आप बिजनेसेस खरीदने आ रहे हो एंड हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो टाइम पास है, बट ऐसा नहीं है। मैंने रमेश दमानी जी के अंडर में 2 महीना मेरे एमबीए के दौरान मैं पढ़ने गया था, समर ट्रेनिंग लेने गया था। बिलीव मी, वो उस टाइम पे मुझे उनको सुन के और उनको देख के, और मैं ट्रेडिंग करता था, मैं एकदम लूजर ट्रेडिंग करता था, बिना बात की ट्रेडिंग करता था, रैम्पेंट एकदम, और खूब पैसा खोया मैंने एमबीए तक। 97-98 की बात कर रहा हूं मैं। एंड देन 10 साल तक मैंने स्टॉक मार्केट पे हाथ नहीं लगाया। फिर वापस से जब हाथ लगाया तभी भी कुछ गलतियां की, फिर मैंने वापस से बंद कर दिया कि मतलब करना ही नहीं है, और अब बिल्कुल भी नहीं करते। अब अपन क्योंकि अब एनालिसिस में आ गए और ये आ गए, तो थोड़ा बहुत कुछ करते तो बहुत अलग तरीके से करते हैं। वी डू इट थ्रू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोस जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में चल रहा है, और जब मुझे सेम कन्विक्शन के साथ कोडिंग कर लो और ट्रेडिंग ऑटोमेटिक हो रही है और मैं आराम से बैठा हूं, सो दैट इज मोर इजी। एंड वहां पे हमने हमारे फॉर्मूलाज लगा रखे हैं। सो ये सारी चीजें फिर भी देखनी पड़ती है अगर आपको करना है तो। टैक्स रेट किस तरीके से उन्होंने टैक्सेस दिए हैं, टैक्सेशन क्या होता है, आदमी बाकी चीजें मैनिपुलेट कर सकता है, मगर टैक्स जो पे किया ना वो एक्चुअल पिंच करेगा, वो भी करता, उसमें भी कर सकता है प्रमोटर, मगर टैक्स को देखना चाहिए कि जो मीडियन टैक्स रेट्स है उसके हिसाब से दिया, कितना प्रॉफिट पे दिया है, वो चीज चेक करनी चाहिए। फिर आपके ये कुछ रिपीट भी है, ऑडिट की फीस क्या है, वारंट कन्वर्जन, ये वारंट्स जो प्रमोटर इश्यू करते हैं ना, उन लोगों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर सप्लाई और डाइल्यूशन हो रहा है। तो वहां
जैसे कि हमने देखा अभी कई कॉर्पोरेट्स ऐसे, ये जो टिपिकल बिजनेसमैन बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं ना वो करते हैं, ये टेक्नोक्रेट्स और जो सिस्टमेटिकली काम करने वाले लोग होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। और मार्केट और पी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़े इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, वो लोग इन्हीं टाइप के प्रोमोटर्स में पैसा लगाते हैं। वो टिपिकल, सॉरी आई एम मारवाड़ी और अलग टाइप के जो भी हो, इन टाइप के प्रोमोटर्स को बहुत स्कैन करते हैं, उसके बाद दिमाग लगाते हैं वो लोग। एंड अबव ऑल चैनल चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और चैनल चेक ये दोनों करना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब कुछ कर सकते हो आप बहुत इजीली, बट ये दो चीज आपको पर्सनली करनी चाहिए, नहीं किया तो किसी के थ्रू करना चाहिए, या फिर कोई एक्सपर्ट ऐसा हो जो ये सब किया हो उसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा वो है, मतलब डिवाइडेड, मैंने फाइनेंशियल रेशियोज एंड मैट्रिक्स टू इंप्रूव स्टॉक पिकिंग स्किल्स, ये डिवाइड करके रखा हुआ है, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। बट एक ये मैं भेज सकता हूं प्रेजेंटेशन, जिसको भी मेल चाहिए, हमने बना रखा हमारे ऑफिस में, वी कैन सेंड इट अक्रॉस। देन दीज वर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच वी रिकमेंडेड प्री कोरोना, और हमारे इन्हीं पैरामीटर्स में हमने बनाए थे। अब ये मैं बात नहीं करूंगा, बट ये टारगेट अचीव और ये सब बड़ाई वाली बातें, बट ये प्री कोरोना एक अलग एरा था। मैं तो कह रहा हूं कि बीसी और एडी, बीसी मतलब बिफोर कोरोना, एडी का मतलब हो गया आफ्टर द डिजीज ऑफ कोरोना। तो अब अपन एडी वाली बात करेंगे। ये सब हो गई, ये सब हिस्ट्री है, पहले के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, और ये जो एक साइड मैंने बनाया है, अब अगेन जो मेन टॉपिक था, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स पे इसलिए फोकस किया कि वो सबसे वास्ट वो होता है पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। टेक्निकल्स होता है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको एक बार टेक्निकल सीख लिया और उसके ऊपर आप उन्हीं चीजों पे प्रैक्टिस करते रहिए, और आप ऐसे ही चार्ट्स देखते रहिए हर बैठे बैठे, तब आपको टेक्निकल्स की, जैसे मैथ्स में होता है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता, सम्स, हिस्ट्री होती है उसके आंसर्स लॉन्ग होते हैं, वैसे फंडामेंटल्स है वो थियरी है तो पढ़ना ज्यादा पड़ता है, बट टेक्निकल्स में प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। ऑप्शंस में एग्जीक्यूशन और फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस इजी नहीं है, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। आप और मैं ऑप्शंस में बात खरीदने की नहीं कर रहा, मैं बाइंग ऑफ ऑप्शंस की बात कम करूंगा, मैं सेलिंग ऑफ ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। सेलिंग ऑफ ऑप्शन का मतलब हो गया, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आपके सामने वाले ने लिया टर्म प्लान और आप उसका लाइफ को इंश्योर कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट सेलिंग ऑफ ऑप्शंस मीन। So we have to create a universe of fundamentally strong stocks. Then the stocks are filtered on the basis of 20 to 25 parameters on regular intervals. मैं आगे दिखाऊंगा कैसे हम लोगों ने पैरामीटर्स पे रेगुलरली स्क्रीनिंग की है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जहां पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। Then we time the entry and exit with the help of technical analysis. अब वो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि वो अगर सारे एवरेजेस के ऊपर है स्टॉक, अभी कई स्टॉक्स है जो 20 और 50 और 100 और 200 के ऊपर नहीं होंगे, बट देयर वाज अ टाइम प्री कोरोना, और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस रहेगा, अभी भी कई स्टॉक्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे ऐसे टाइप के पैटर्न्स बन गए हैं, तो हम ये एवरेजेस को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस उस पर लगाते हैं, आरएसआई क्या हो रहा है। अगर आरएसआई किसी का 10 है तो हो सकता है कि वहां पे पुट बेचने में ज्यादा कंफर्ट होगा, किसी का आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है तो बेचने में कंफर्ट नहीं आएगा। एमएससीडीज देखते हैं वो सारे, फिर वो टेक्निकल चार्टिस्ट का हेल्प लेके, एक टीम एफर्ट होता है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे अकेले को सारी चीजें आना है, आपकी टीम होनी चाहिए और आपकी टीम को आना चाहिए। हो सकता है आप लोग भी 3-4 ट्रेडर्स का एक ग्रुप होगा, एक फ्रेंड को बहुत अच्छा ये पर्टिकुलर टूल आता है, कोई को फंडामेंटल बहुत अच्छा आता है, कोई को ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनानी अच्छी आती है, सब लोग मिलके काम कीजिए, पैसा बनने से मतलब है, और मिलके आप लोग किटी बना के काम करें, हो सकता है एलएलपी बना के काम करें, ज्यादा बढ़िया है। ऑफलाइन में कभी भी कोई भी आप लोगों को एडवाइस चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स बियॉन्ड ऑल दिस स्टॉक आइडियाज एंड ऑल, ये भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आधे से ज्यादा रोल इन चीजों का है। सिर्फ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना और टेक्निकली अच्छा होना और फंडामेंटली अच्छा होना डज नॉट इंश्योर दैट यू विल मेक मनी, एंड दिस इज द मिथ एंड दिस इज द मिस्टेक विच एवरी वन ऑफ अस, जितने भी अटेंडीज है वो करते होंगे, मुझे नहीं पता सब लोग ऐसे होंगे, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, बट जनरली मैं ऐसे लोगों के साथ ही मैंने देखा ऐसा ही होता है। So then we try to mostly sell puts and at times buy calls also if we are aggressively bullish, वो बहुत ऐसा कम वो होता है, बट ठीक है ये भी एक स्ट्रैटेजी, बट उसमें फिर स्टॉप लॉसेस के साथ बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो टाइम वैल्यू और ये सब और ये जो थीटा डीके होता है वो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत जल्दी जाता है। इवन इफ यू आर राइट यू डोंट मेक मनी बिकॉज आपने ब्याज पे पैसे उठाए हुए हैं, तो आपका खर्चा और मीटर चालू है थीटा का।
then filtered with both, we are in the stocks filtered both technically and fundamental parameters. Then we sell puts of strikes closer to the demas. हो सकता है कि 20 डेमा का बेचे, 50 का बेचे, 100 का बेचे, 200 का बेचे, एट टाइम्स 1000 डेमा तक भी जाते हैं कि वहां तक के स्टॉक्स बेचे, और एटलीस्ट वो स्ट्राइक प्राइसेस 10% नीचे के होने चाहिए। अब जैसे अभी का जो माहौल था, मुझे याद है आईटीसी का, मैं अभी वो एग्जांपल भी दूंगा, हमने क्लाइंट्स को आईटीसी के पुट्स बिकवाए थे जिस दिन आईटीसी 160 रुपया 70 रुपया था, और आईटीसी वाज अ गुड परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर था। अभी पोस्ट ये मतलब पहले तो मेजर अंडर परफॉर्मर था, बहुत बड़ा करेक्शन पहले ही देख चुके थे, बट हमने 120 और 30 की पुट्स बिकवाई है जब मतलब 160 का भाव था, कितने नीचे हो गया 30% 25%, क्योंकि विक्स बहुत ऊपर था तो वहां पे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था। तो ये सब ब्लेंड करना पड़ता है। एवरी टाइम इट कैनॉट बी द सेम रूल, बट यस हर जगह लॉजिक सिमिलर होता है, हम अपने आप को कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। सो वी डिड कि हम 135 का एकदम पैनिक बॉटम प्राइस है, जिस दिन पैनिक बॉटम लगा था ये 13 मार्च और 23 मार्च के पैनिक बॉटम्स को देखकर उसके नीचे के 5%, और आज भाव है 170-80 रुपया, आज भी पैसा मिलता है बेचने का। ऐसा नहीं कि मार्केट में रिस्क नहीं है, इसीलिए वो पैसा मिल रहा है, बट अब इतनी रिस्क तो आप इस मार्केट में आए हो, और जब आप ऑप्शंस जैसी चीज के बारे में सुनने आए हो तो सर्टेनली आई अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क इन द मार्केट। देन वी ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड इवेंट्स लाइक द रिजल्ट्स मंथ, जैसे अभी रिजल्ट्स आते हैं, जैसे आज एचडीएफसी का रिजल्ट है, बट इस टाइम पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये खुद का कैलकुलेशन है कि नहीं यार ये रिजल्ट मंथ क्या है, सब तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, जितना बुरा होना है, तो इस टाइम पे हो सकता है ये अलग भी हो जाए, बट जनरली रिजल्ट मंथ्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अप्रैल है, मई में 15 तारीख तक आएगा, फिर जुलाई, इस बार सब अलग है। अभी देखिए हर चीज अलग हो चुकी है, बट रिजल्ट मंथ्स को थोड़ा अवॉइड करें और रिजल्ट डेज को अवॉइड करें। इलेक्शंस वाले दिन आप अननेसेसरली पुट राइटिंग नहीं करें, कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। बजट वाले दिन नहीं करें, मॉनेटरी पॉलिसी आती है उस दिन, बड़े इवेंट्स ब्रेक्सिट वाले दिन था, तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बिफोर सेलिंग एनी पुट्स इन एनी स्टॉक, even though pass through our fundamental and technical filters, the broader market technicals are very important to consider। अब ये broader market technicals क्या है कि आपको निफ्टी का भी डेमा देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी 200 डेमा के नीचे आ गया ना, फिर आप पुट राइटिंग जल्दी से मत कीजिए, क्योंकि एक बार वो उसके नीचे आ गया फिर वो बड़ा करेक्शन देगा और उस दिन आप एक बार पोजीशन से एग्जिट कर जाए। कोई जरूरी नहीं है मार्केट के साथ लड़ना, कोई जरूरी नहीं है हर टाइम आपका पैसा बनेगा ही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू लूज मनी रादर देन अननेसेसरली फाइटिंग एंड जिद करना कि मुझे पैसा बनाना ही है। और एक बार कोई चीज में लूज कर गया, स्टॉप लॉस में निकल जाइए शांति से, फिर मौके मिलेंगे। आप देखिए ना, मौका मिला ही ना इस मार्केट में, मैं बता रहा हूं ज्यादा पैसा ये पिछले 15 दिन में बना है, जितना पूरे साल में लोगों ने नहीं बनाया होगा ना। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस 15 दिन में पैसा बनाया। 7500 से लेकर 8000 के बीच में घुसे हैं, थोड़ा रिस्क लिए, 7800 निफ्टी आई, 8000 आई, क्योंकि वहां अब एक स्टॉप लॉस नजर आ गया, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाइड हो गया, उसके बाद वो घुसे रहा और आप देखिए बहुत बड़ा मूव आया हर स्टॉक्स में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ये कैलकुलेशंस को होन करना पड़ेगा। सुनिए, आप समझिए, नहीं आता वापस से हम डिस्कस भी कर सकते हैं ऑफलाइन, ये नहीं कि आज बोल दिया उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। आप कभी भी आई, यू कैन टॉक टू मी, वी कैन डिस्कस। मेरी जो सोच है मैं बता दूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम द बेस्ट और मुझे बहुत कुछ आता है, बट मुझे जितना आता है मैं सर्टेनली बताऊंगा हर बार। आई रियली लाइक इट। देन ब्रॉडर मार्केट्स में अगर बेरिश सिग्नल्स है तो ऑप्शंस की पुट राइटिंग तो एक बार तो नहीं करें, फिर ये बहुत नीचे आ जाए और फिर वो 10 डेमा के ऊपर आ जाए, मतलब इतने बड़े करेक्शन में फिर क्या होता है 10 डेमास एंड 20 डेमास को देखने लग जाते हैं कि भैया 10 दिन तक सेटल डाउन हो गया। एक बार नीचे का पता चल गया कि कहां तक ये डेप्थ में जा सकता है मार्केट, पैनिक कहां तक बनाया, अब ये धीरे धीरे अपन करें और ऑप्शन राइटिंग करें, कॉल राइटिंग करें, पुट राइटिंग करें। निफ्टी के वीकली ऑप्शंस बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, अभी लोगों ने उसमें बहुत पैसा बनाया। द स्टॉप लॉस इन सेलिंग पुट्स इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। अगर प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला गया वो स्टॉप लॉस निकल जाए, फिर जूझे मत, क्योंकि आप जब आप गलत पड़ोगे ना ऑप्शन में तो आप मान लेना कि बहुत उल्टा पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। ऐसे मार्केट में भी मैं जानता हूं कि HUL जब 1900 रुपया का भाव था, 2300 रुपए की कॉल बेच के भी पैसे लगे, क्योंकि 2500 रुपया हो गया, 2600 रुपए का 2300 का कॉल, 1900 के भाव पे 2300 के लेवल्स का कॉल बेच के भी अगर आप लॉस में आते हो। और ऐसे मार्केट कंडीशन में जहां पे मद्दी लोगों के दिमाग में है
कितनी HUL का प्रोडक्ट कितना बिक जाएगा, बिकी तो रहा है 6 से 7% की ग्रोथ है, बट फिर भी देखो आप, क्योंकि ये पोजीशन का गेम है, इट्स अ जीरो सम गेम, और ऑप्शंस, कॉल्स, पुट्स, फ्यूचर्स, ये सारी चीजें एक मतलब फंडामेंटल्स में अलग चीज होती है, ऑप्शंस में आपको मैथमेटिक्स बहुत काम करती है, एंड आपको निकलना पड़ेगा। और वही उस दिन 70-80 रुपए में कॉल जो बेची, वो आज 170 रुपए 80 रुपए ऊपर 250 रुपए तक गया हुआ है कॉल की प्राइस, क्योंकि वो 2500-2600 भाव हुए, और आज नीचे भी आ गया तो 170-80 है। बट ठीक है, इसके भी लड़ने के उपाय होते हैं कि आप नीचे की पुट बेच दीजिए 1800-2000 की, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, अब आपकी कितनी कैपेसिटी है, बट जनरली वी सजेस्ट कि आप निकल जाए, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो मार्जिन भी फ्री होगी, आपका दिमाग भी फ्री होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देखने की टाइम मिलती है, और आप दूसरे में दिमाग लगाइए, फिर मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। देन वी डॉक्यूमेंट आवर प्लान। आपको कुछ भी करना, आप एक्सेल शीट बनाइए, ट्रेडिंग प्लान बनाइए, और मॉनिटर कीजिए अपनी पोजीशंस को, और एक्सेल शीट बनाइए, उसमें साथ में लॉजिक भी लिखिए। ये भी एक्सेल शीट में भेज सकता हूं आपको, मैंने इसमें नहीं लाया, बट इफ यू वांट वी कैन सेंड यू दैट एक्सेल शीट आल्सो। देन दीज आर सम पैरामीटर्स, फंडामेंटल्स के ये पैरामीटर्स है, प्राइस टू अर्निंग, और ये इन पैरामीटर्स में हमने कुछ स्टॉक स्क्रीन किए हैं। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। अब 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म करूंगा, सॉरी कैलाश जी। एंड फिर स्टॉक्स फिल्टर्ड ऑन फंडामेंटल पैरामीटर्स, देखिए ये 31 तारीख को हम लोगों ने कुछ 35 स्टॉक हमारे इस पैरामीटर में निकले, एंड बिलीव मी ये स्टॉक्स 31 तारीख से मतलब कुछ 24 फरवरी तक धूम मचा दी है। 24 फरवरी का दिन था जहां से मार्केट खराब लगने लगा था और डर लगने लग गया था। तो फिर उसके बाद ये नेस्ले आज भी आउट परफॉर्मर है, बर्जर आज भी नहीं टूटा है, मैं भी दिखाऊंगा। फिर ये टेक्निकल पैरामीटर्स पे हमारे ये स्टॉक्स निकले, फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स किया, अगर सारे चीजें YYPP है तो ही हमने उसको फाइनलाइज किया। जैसे नेस्ले है, इंद्रप्रस्थ गैस है, फिर ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक बहुत बड़ा फेलियर आइडिया था, एंड इसका रीजन एक ये भी है कि ये पर्टिकुलरली PSU स्टॉक्स में थोड़ा सा मुझे लगता है कि FIIs का इंटरेस्ट नहीं होता, और इसीलिए स्टॉक्स चलते नहीं है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट की तलवार लटकी हुई रहती है, तो सप्लाई ऑफ पेपर है, तो ये एक रीजन रहता है कि PSU स्टॉक्स में जनरली मैंने देखा है कि थोड़ा सा मतलब डिविडेंड यील्ड के लिए खेलो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म है, और बहुत करेक्ट हो जाए तो थोड़ा बाउंस बैक के लिए खेल लो, बट प्योर इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए कोई सा भी स्टॉक मैं रेकमेंड नहीं करता जल्दी से। 2 IRCTC के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी पता नहीं कब 2200 रुपए में मैंने उसमें एग्जिट का राय दिया था जी बिजनेस पे, शाम को 7:30 बजे वाला बाजार आजकल का शो होता है, तारीख मुझे याद नहीं, बट वो रिकॉर्डिंग रहती है। तो 2100-2200 पे एग्जिट करना, इतने बड़े वैल्यूएशन आज भी 70 के P मल्टीपल पे, पता नहीं कब रेलवेज में भीड़ आएगी, कब चलेंगे, कब क्या होंगे, बट ठीक है सर्किट लग रहा है, क्योंकि ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। बट अगर अपने कन्विक्शन नहीं आता, नहीं करना काम। हनीवेल फिर ये आया, फिर मैंने ये आप देखिए महानगर गैस है, ये इतने 15 स्टॉक्स फिर इस पे फिल्टर हुए। फिर 7 तारीख को फिर से ये रन किया, फिर कैप्लिन पॉइंट, अमाल, इसमें वर्लपूल, भारत रसायन, टेस्टी बाय डिटेबल। अब इसमें फिर ये भारत रसायन, टेस्टी बाय डिटेबल और एल्काइल एमाइंस, आप इनको देख लीजिए, जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स आइडेंटिफाइड हुए कि ये सारे पैरामीटर्स पे आ रहे हैं। टेस्टी बाय डिटेबल्स मैंने ये स्टॉक दिया था, रेकमेंड किया मैंने, और आई थिंक 9000 के लेवल्स पे, और 11400, 500, 13000 तक चला गया था। अब वापस से नीचे आया, अब ऐसे लेवल पे आ गया जहां रेकमेंड किया था वहीं आ गया, एंड मार्केट अब ठीक हो रहा है, चार्ट्स पे ठीक हो गया, फिर से दिमाग लगा। फिर ये भारत रसायन अगेन इज अ गुड बाय, अभी भी है, अब ये सब करेक्ट होके आ गया, एल्काइल एमाइंस। फिर ये 6 तारीख के फंडामेंटल पैरामीटर्स पे निकाले, तो ये स्टॉक्स निकले, इसमें एक ही स्टॉक निकल रहा है वाई। तो ये कहने का मतलब, जब स्क्रीनिंग कर रहे थे और मार्केट खराब होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉक्स मिलना बंद हो जाते हैं, और जब स्टॉक्स मिलना बंद हो जाते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा शांति रखना जरूरी है। जो है उनमें भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ले, लिवरेजिंग ली भी है तो डिलीवरेज कर ले अपने आप को, और थोड़ा सा शांत रहे, शांत रहना ज्यादा जरूरी है। नो ट्रेडिंग इज अ बिगर ट्रेडिंग, एंड इस बार हमारे एल्गो ने ये प्रूव कर दिया, 50 के ऊपर विक्स जाते ही ट्रेडिंग बंद कर दिया। एंड ऐसे खराब मार्केट में मार्च में जब मार्केट इतना बड़ा नेगेटिव था, फिर भी 0.86 का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने। आई डोंट से कि 0.86 इज अ वेरी बिग रिटर्न, एल्गो है, एल्गो तो प्रॉफिट लाना चाहिए था, बट इतनी वॉलेटिलिटी में कोई भी प्रॉफिट ऐसे ला नहीं सकता, इट इज नॉट दैट इजी। मतलब आपके रास्ते में ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है,
और आप 200 की स्पीड में भी चलाओगे और बहुत अच्छे ड्राइवर भी होगे, बेस्ट ऑफ द कार भी होगी, आप नहीं पहुंच पाते हो क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है बीच में। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। एक केस स्टडी है भारत पेट्रोलियम का, ये मैंने प्री कोरोना का केस स्टडी है क्योंकि मार्च की 7 तारीख को मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया था तो उसके लिए निकाला था कि बीपीसीएल की पुट राइटिंग हमने की थी। मैंने जैसे बताया ना कि ये फंडामेंटल्स थे और टेक्निकल्स हमने देख लिया था और वी स्टार्टेड सेलिंग पुट्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस क्लोजर टू 200 डेमा every month after the announcement of the strategic disinvestment, as the exact date and price of disinvestment is still not final। अब उस टाइम पे भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। So it's better to create positions through options rather than buying in cash and futures। अब कैश में लो तो ब्याज लगता है, फ्यूचर्स में लो तो लिवरेजिंग है वैसे डर लगता है, ऑप्शन है यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, 450 के नीचे आए तो खरीद लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काम उतना ही करना है जितने को आप खरीद सको। ऑप्शन राइटिंग करते टाइम पे ये नहीं सोचे कि मैंने 1 लाख का मार्जिन दिया, ऑप्शन बेच दिया, मेरी खत्म हो गई लाइबिलिटी। आपको यहां तक तैयार रहना कि वो लॉट अगर 5 लाख का है तो 5 लाख अगर वो 450 के नीचे जाए या तो लेने की ताकत रखे या फिर स्टॉप लॉस पे निकल जाए, ये दो करना पड़ेगा। और ये हमने करवाया और फंडामेंटली भी पी मल्टीपल एकदम जस्टिफाइड था, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी एकदम जस्टिफाइड थी और उस हमने स्ट्राइक प्राइसेस पे भी करके देखा कि उस पे भी पी मल्टीपल सही जा रहे हैं। ये मैं तब कर रहा हूं जब भाव बहुत ऊपर थे। और बीपीसीएल सारी अगर कंपनियों को देखे ना तो सब में से ये बेस्ट कंपनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होता और अच्छा माहौल रहता। अब तो खैर माहौल ही चेंज हो गया तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इतना बड़ा कांड हो गया दुनिया में तो सारी चीजें हेवायर हो चुकी है। तो ये बीपीसीएल का एक चार्ट भी दिखा दिया। अब हमने एक चीज में बता दूं आपको, ये चार्ट और ये चार्ट देखिए। अब ये मन्नापुरम का केस स्टडी और लास्ट लाइन ये पढ़िए, देयर वाज अ बल्क डील एट 175 मन्नापुरम का था और मुथूट फाइनेंस और गोल्ड न्यू हाइज बना रहे थे उस टाइम पे और क्वार्टरली रिजल्ट्स वर एक्सट्रीमली गुड। मन्नापुरम के रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आ रहे हैं और आ भी रहे थे। अब तो देखिए अब डिफरेंट हो जाएगा माहौल एंड द मार्केट वाज सपोर्टिव ऑफ सेलिंग पुट्स 165 तक के पुट्स, जनवरी लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं। बट आफ्टर दैट नन ऑफ द पोजीशंस वर रोल्ड ओवर एज द ब्रॉडर मार्केट्स एंड द इंडिविजुअल स्टॉक्स टेक्निकल्स टर्न्ड अनकन्विंसिंग। ये सब 200 डेमा के नीचे आ गए और ये भी 200 डेमा के नीचे आ गया। फिर हमने दिमाग लगाना छोड़ दिया उस स्टॉक में, बोले नहीं करना। और मार्केट का चार्ट में नहीं लाया, मार्केट 1 फरवरी के बाद आप देखिए किस तरीके से नीचे आया और 31 के पहले ये कटान हो गई थी और वैसे भी बजट का महीना था, बजट के पहले थोड़ा दूर रहना जरूरी है। सो दिस वाज द टीटीआर। देखिए ऑप्शन अगर 3 महीने से बेच रहे थे 2026-12 की, 30 मार्च की और 27 फरवरी की, तो ये आपके प्रीमियम्स आ रहे थे। स्ट्राइक प्राइस आप देख लीजिए 460, 460, 450, 8 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया प्रीमियम और ये इतना पैसा आपके उसमें बना। मन्नापुरम में 1 रुपया। अभी भी हमने कॉल्स बिकवा रखी है, 130-40 की कॉल्स बिकवा रखी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आएगा तो निकलेंगे, बट 10 दिन का प्रीमियम बहुत बढ़िया मिल रहा था एंड हमें लगता है कि एनबीएफसी अच्छा नहीं करेंगी, रिजल्ट्स खराब आएंगे, हो सकता है कि एक बार सब चल रहे हैं एनबीएफसी तो ये भी चल जाए। सो नाउ ऑल फंडामेंटल्स टेक्निकल्स गॉन फॉर अ टॉस, कोरोना एनालिसिस इज द बॉस। तो ये चीज हो गई कि अब कोरोना एनालिसिस का सारे लोग चार्ट बना रहे हैं, डेथ्स का चार्ट बना रहे हैं, टॉप आउट का चार्ट बना रहे हैं। सीबीओ विक्स भी अच्छा खासा नीचे आ गया, आप देख लीजिए कहां गया था और कहां आ गया। मैक्स में ये था और अभी भी यहां तक गया था, यहां आ गया। इंडिया विक्स भी अच्छा खासा कल गिरा है, मार्केट क्योंकि तेज हो गया था और कल प्रीमियम बहुत अच्छा झड़ा है, बहुत अच्छा पैसा मिला लोगों को। पोस्ट कोरोना लॉकडाउन, अब जब ये माहौल बना था ना 23 मार्च को, एकदम चारों तरफ तराई तराई, ब्लड बाथ, लोग डरे हुए थे और सेफर स्टॉक्स पे दिमाग लगाना शुरू किया कि ये एफएमसीजी, फार्मा, आईटी ये सब कितना खराब हो जाएंगे। और ऐसे प्रीमियम पे अवेलेबल है और ऐसा विक्स था और ऐसे पी मल्टीपल्स, मतलब आईटीसी ऑलरेडी एकदम सस्ता और वहां पे अगर 130 की पुट बेच देते हैं, 160-70 के भाव आ गए तो वहां पे 1 रुपए में बिक रहा है। ये सिर्फ 2 दिन का प्रीमियम है। 24 तारीख की ट्रेड डेट आप देखिए, 24 तारीख की ट्रेड डेट और 26 को एक्सपायरी है। 1 रुपया मिल रहा है, क्या बुरा है। 2260 सुनने में तो बहुत कम लगता है, मगर ये ऐसी कमाई ऐसे मार्केट्स में आ जाए, आप 2 लॉट कर ले, 3 लॉट करने अपनी कैपेसिटी से करें, बट एक्सट्रीमली सेफर मनी। और आपको रिस्क लेने तो आप 140 कर सकते थे, बट आपको फिर डेल्टाज वेल्टाज बहुत सारी चीजें, फिर ऑप्शंस पूरा आना पड़ेगा,
फिर वो आप एक पूरा ऑप्शन एक्सपर्ट भी टीम में लीजिए, टेक्निकल एक्सपर्ट भी लीजिए, फंडामेंटल भी लीजिए, फिर एक रिस्क मैनेजर और फंड मैनेजर भी, रिस्क मैनेजर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये कॉम्बोज होते हैं। एंड इफ यू हैव ऑल द इंस्टिंक्ट्स इन यू, आप करण हो तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 5 पांडव मिलके भी करण जैसे नहीं हो रहे थे, तो उनमें पांचों के कुछ ना कुछ गुण थे, बट स्टिल सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड अ गुड टीम, दैट्स व्हाट आई फील। फिर हमने आईटीसी में वापस से नेक्स्ट मंथ काम किया, क्योंकि जब कई बार छोटी पोजीशन बनती है ना, तो आपको बड़ी पोजीशन बनाने में ईज रहती है, आपको फिर वो ट्रैकिंग शुरू हो जाती है आपकी। तो हमने फिर 25 मार्च को रोल ओवर किया, ये ट्रेड डेट 24 मार्च का, तो यहाँ पे एक और नया खड़ा कर लिया, 5.5 रुपए में 120 की पुट, 130 की 6 रुपए 95 पैसे पे फिर 26 तारीख को बेचा, कि भाई लग रहा कि आईटीसी एक सही हो गया, अनाउंसमेंट्स वो डिविडेंड के भी आ रखे थे, ये लोग हायर डिविडेंड्स देंगे, फंडामेंटली बढ़िया, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, कितना और जाएगा, पैनिक बॉटम बन चुका था 136 का, उसके नीचे की पुट बेच रहे हैं, तो ये अपने पैसे आए। और अब भी ये खड़ा है, ये अभी खड़ा है आपके अप्रैल वाला सौदा, डेबिट इसमें ये आ रहा, तो 29,000 रुपया इसमें आ रहे हैं। फिर आपके इन्फी देखिए, आप इन्फी में हमने किया कि कितना बुरा हो जाएगा, इन्फी इतनी बढ़िया कंपनी है, पी मल्टीपल्स आप देखिए ऑलरेडी टीसीएस और इनके नीचे जा रही है, पहले इतनी खराब न्यूज को भी डाइजेस्ट करके 625 से बाउंस बैक करके, क्योंकि उनकी जो वो न्यूज थी वो कोरोना वायरस का इंपैक्ट और सुनामी से कोई कम नहीं हो सकता था। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि टाइम करेक्शन और कैसे आगे ऑर्डर्स आएंगे इनके, कैसे आगे इनके क्लाइंट एक्विजिशन होंगे, कल रिजल्ट्स भी है, सब कुछ देखेंगे, बट इतना जबरदस्त आईवी और इतना बढ़िया मिल रहा है, और आप टीसीएस को देख के लगता है कि ठीक है, विप्रो जब इतना खराब रिजल्ट देने के बाद भी, कोई गाइडेंस नहीं देने के बाद भी नहीं टूटा, तो काफी हद तक चीजें डिस्काउंटेड है। अब देखिए ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस और थोड़े गेस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं मार्केट में, बट इन सब गेस्टिमेट्स का एक तोड़ा हुआ स्टॉप लॉस, जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वहां फिर लड़ना नहीं है। अब हमने 500 की बेची, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए में बिक रही है, 520 की 9 रुपए में बिकी है, फिर आपके आप देखिए 500 की फिर 8.95 में 23 तारीख को बेची है, फिर 23 को ये बेची, ये तो काटी है, सॉरी, क्योंकि कई बार ये 23 तारीख को डर भी लग गया था, 23 तारीख को एक माहौल बना, फिर वापस से 24 को बिठा, क्योंकि 23 तारीख वाज अ वेरी बैड डे, इफ यू रिमेंबर, 9:15 9:30 बजे, कि भाई उस दिन डर लग रहा था और स्टॉप लॉस के आसपास आ गया था, 540 के आसपास, फिर 24 तारीख को फिर से बेचना शुरू किया। फिर ये विप्रो, फिर ये इन्फी का नेक्स्ट मंथ, फिर लड़ाई छोड़नी नहीं है, ये एक बार खराब था, फिर ये लड़ाई छोड़नी नहीं है, अभी 58,000 आ गया। फिर ये हमने होली पिक्स दिए थे अभी, मतलब मार्च में ऐसे पिक्स देने में बहुत डर लगता है, बट वी हैव गिवन दिस पिक्स, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली कॉशियस हो गए थे। फाइजर, सैनोफी दिया, बीपीसीएल फिर भी दिया कि 430 पे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, सारे मतलब ओएमसीज एक बार रिकवर करेंगे, बट मार्केट खराब है, बट लॉन्गर टर्म के लिए दिया, 9 से 12 महीना हो सकता है तब तक रिकवर हो जाए। फिर हमने ये नवमी के 9 पिक्स दिए थे। सीडीएसएल, मुझे लगता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस एंड सीडीएसएल इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल बेट लगता है मुझे। 214 पे दिया था, अभी 230 40 35 के लगभग होगा। बीएससी ऑलरेडी टारगेट अचीव, कल ही टारगेट अचीव हुआ है। टीसीएस कोई बुराई नहीं लगती है, फिर भी मैंने दिया है क्योंकि मुझे प्लेजिंग का लगता है, बट ठीक है, ये सब डिस्काउंटेड है और इतना करेक्ट हो चुका है इन भाव पे, क्योंकि ये लोग बाईबैक भी ले आते हैं टाइम टू टाइम। एफडीसी ऑलरेडी टारगेट अचीव। फाइजर नियर टू टारगेट है, 4500 करीब हुआ था, ये भी शायद हो गया होगा। डॉक्टर लाल, डायग्नोस्टिक के कारोबार अच्छे चलेंगे, कोई टेंशन लगती नहीं है। एबॉट, सैनोफी और एबॉट ऑलरेडी एग्रेसिवली लगी हुई है वैक्सीन में, इसका टारगेट वे अहेड हो गया, ये टारगेट के ऊपर। एक्सो नोबेल पेंट की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स। क्रूड ऑयल का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस पे बहुत बड़ा। एमसीएक्स अगेन एन ऑनलाइन बिजनेस, एक्सचेंज बिजनेस। कल मुझे ऐसे ही कोई एक्सचेंज रिलेटेड ऐसे आदमी पूछा था, संदीप जी आजकल क्या रिकमेंड कर रहे हैं, उनको खरीदना नहीं था, बट जनरली मैंने मजाक मजाक में बोला कि सीडीएसएल लेना चाहिए, बीएससी लेना चाहिए और एमसीएक्स लेना चाहिए। तो बोला संदीप जी आप मजाक कर रहे हो क्या, सारे मैं एक्सचेंज का हूँ इसलिए आपने मजाक मजाक में ये बोल रहे हैं। और लोग जनरली टॉक्स में बात कर रहे थे, फोन पे हालचाल पूछने के लिए किया था। बोला नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली धंधे तो यही चल रहे हैं, बाकी सब तो बंद है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक ये भी लगानी पड़ती है कि भाई धंधे किसके चल रहे हैं, ऑनलाइन है, सेफर है, और वर्क फ्रॉम होम इजीली हो सकता है। लोग बाग तो टाइम पास करने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी जबरदस्त अकाउंट ओपनिंग और जबरदस्त इंक्वायरीज है, मतलब
घर मतलब बुलाना पड़ा अकाउंट ओपनिंग वाले को कि भाई आ जाओ, क्योंकि हम लोग को स्पेशल परमिशन कि भाई ऑफिस से कर लो। कुछ अकाउंट ओपनिंग फास्टर करने के लिए कई चीजें कर रहे हैं, बिकॉज माहौल ऐसा है। आईटीसी हमने 167 पे दिया, टारगेट हो सकता है कि अचीव हो जाए न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक पे। पीजीएचएल इज जो एक्स ईमर्क फार्मा है। फिर पॉलीमेडिक्योर, ये एक बेहतरीन कंपनी है, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, इनका कारोबार अच्छा चलना ही है, माहौल ऐसा बना हुआ है, इनका बिजनेस भी खुल रहा है। ये पोस्ट कोरोना जो रिकमेंडेशंस दिए थे उनके अपडेट्स है ये, तो इसमें हम लोग मतलब मैं ये बताऊंगा कि ये टारगेट्स ऐसे अचीव हुए, ये सब फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों को मिक्स करके जब स्टॉक्स को निकाला है तो ये निकले। फिर वैल्यू पिक्स रिकमेंडेड रिसेंटली, कुछ हम लोगों ने वैल्यू पिक्स दिए थे, रिकमेंड किए थे रिसेंटली, उनके रिजल्ट्स हमने निकाले हैं। अब जो टेक्नो फंडामेंटल पिक्स हमने रिकमेंड किए हैं, अभी आप देखिए ये चार्ट है, अब ये ऐसे खराब माहौल में भी ये सारे एवरेजेस के ऊपर है। ये टेस्टी बाइट ईटेबल्स, ये मैंने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया एक टीवी चैनल पे, जी बिजनेस पे, और अब भी हम लोगों ने रिकमेंड किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मार्स इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, जिसने इसके होल्डिंग कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक लिया है। जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस है, चॉकलेट्स वॉकलेट, और कई बहुत अच्छे प्रोमोटर्स हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट है। आप देखिए, और बहुत बुटीक पीएमएसएस इस स्टॉक को ऑन करते हैं, जो लोग जल्दी से बेचते नहीं है। तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा, मैंने इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक को रेकमेंड किया था, एज आई टोल्ड। देखिए अब ये कैंडल बना, ये बना 13,500 तक गया, फिर हमें अगर आप वहीं 7,500, ये किस दिन का है, पैनिक बॉटम 23 मार्च के लगभग का भाव है, फिर ये धीरे धीरे हायर बॉटम्स बनाते बनाते अपने एवरेजेस के ऊपर आया, तो ये कंफर्ट दे रहा है। अब ये कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि अपन करना नहीं है, हो सकता है यहाँ स्टॉप लॉस हिट होए तो निकल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 8,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब बोलोगे कि लिक्विड स्टॉक है, कोई बात नहीं, अब लगेंगे, देखिए 100-200 रुपया आप लेंगे कितने का, आप ज्यादा का तो लेंगे नहीं, आप बहुत लेंगे तो आप लीजिएगा मत इसमें, क्योंकि आपको बड़ा वॉल्यूम और बड़ा क्वांटिटी उसी स्टॉक में उठाने जिसमें एंट्री एग्जिट इजियर है। इसमें नहीं है तो आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। कई बार होता है ना, कई धंधे ऐसे होते हैं कि जिसमें मार्जिन बहुत हाई होते हैं मगर वॉल्यूम्स कम होते हैं। आप अगर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या ये आयुर्वेदिक आइटम्स देखेंगे, वो भी किराने की आइटम है, वहां आपके 6% आड़त लगती है। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैंने हर्ब्स का बिजनेस पास्ट में किया हुआ है। आड़त मतलब कमीशन, और वही आप अगर चावल का काम करते हो और गेहूं का काम करते हो तो वहां पे कम लगता कमीशन। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां पे क्वांटिटी आप ज्यादा कर सकते हो, जिसका वॉल्यूम कम है वहां पे क्वांटिटी कम कीजिए, और मार्जिन आपको उतना ही मिल जाएगा। पैसे बनने से मतलब है, आपको अपना नाम नहीं करना कि मेरे को कोई भी स्टॉक लूंगा तो मैं 50 लाख का ही लूंगा। अरे 10 लाख में अगर आपको 2 लाख मिल रहे हैं तो बुराई क्या है, 50 लाख में 2 लाख मिले या 5 लाख मिले, 10% उसमें, बट यहाँ पे 25% एक साथ मिल सकते हैं। फ्लेयर बहुत जल्दी आएगा क्योंकि लिक्विड है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ले रखे हैं। जेबी केमिकल्स अगेन ना, फार्मा स्टॉक, बेहतरीन चार्ट्स। आप देखिए ऐसे चार्ट्स ऐसे खराब मार्केट्स में भी मिलते हैं, और हम तो आज भी ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश करते हैं। मुझे नीचे की बहुत स्टॉक्स है, ऑप्शन राइटिंग के लिए सर्टेनली एकदम नीचे के हम चार्ट्स देखेंगे, बट अगर वैल्यू पिक्स और टेक्नो फंडामेंटल पिक्स की बात करें, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ टेक्नो फंडामेंटल, क्योंकि हर लोग ऑप्शंस नहीं कर पाते हैं, हर लोगों का बस का नहीं है। बट मेरे आज के जो ऑडियंस है वो सबके हैं, प्योर फंडामेंटल सुनने वाले भी हैं क्योंकि मैं फंडामेंटल पे ही ज्यादा बात करता हूँ, प्योर टेक्निकल वाले भी होंगे, वो चाहते हैं कि भाई वो टेक्निकल में वो निपुण होंगे, बट चलो फंडामेंटल कुछ सुन लेते हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट आ रहा है, क्या बुराई है, बंद है, वेबिनार है, घर की मस्ती में घर में बैठे हैं, आराम से सुन लेंगे, बाहर जाना नहीं है, तो इसलिए ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात, ऑप्शंस इतना इजी है नहीं। तो अतुल लिमिटेड अगेन अ फैंटास्टिक कंपनी, आप देखिए इसका भी चार्ट ऐसा है, मैंने स्पेशलिटी केमिकल्स की बात की, और आप देखिए स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं, कोई रिस्क है नहीं। हाँ ये जरूर है कि एक दिन कोई गैप डाउन खुल गया तो प्रॉब्लम है कि मार्केट 10% सर्किट पे खुल जाए, अब देखिए उतना तो होगा, कोई रिस्क आती है, बट आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, आपका जो पैसा है वो बोरोड नहीं होना चाहिए और आपका अनवांटेड मनी हो, और अगर अनवांटेड मनी है तो ही पैसा लगाना। और आप अभी इस मार्केट में आप अपॉर्चुनिटीज, कई लोग ढूंढने आते हैं, तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, वहां पे सैलरी कट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका बिजनेस है वो कितने दिन में खुलेगा, 6 महीने में खुलेगा, 3 महीने में खुलेगा, या रिकवर 9 महीने में करेगा, साल भर में, उतना रिजर्व के बाद अगर कोई पैसा हो ना तो वो इन्वेस्ट करना, अदरवाइज डोंट कम टू दिस मार्केट, इट्स नॉट फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर मैं आप लोगों के सामने होता तो आप मेरा वो देखते और मैं आप लोगों का रिएक्शन देखता तब मुझे ज्यादा मजा आता।
बट एनीवेज स्टॉप लॉस के साथ काम करें। गैप डाउन में कई बार हो सकता है नीचे भी हो जाए, बट पैनिक में नहीं बेचें। आपको थोड़ा सूझबूझ के साथ 2 क्लोजिंग्स देखिए, उसके बाद निकलिए, ज्यादा अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ये करते हैं। और ये एचडीएफसी बैंक दिया, हालांकि बहुत रिस्की है ये स्ट्रेटेजी, मैंने रिजल्ट वाली चीज को डिफाई करते हुए बोला है, मगर जिस तरीके से ये कल बंद हुआ, जिस तरीके से बैंक्स सारे चल गए, ये चला नहीं था क्योंकि इसका सामने रिजल्ट था, क्योंकि आज रिजल्ट आया है, तो इसलिए स्टॉक पे ज्यादा काम नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि काफी लोग उस प्रिंसिपल पे नहीं करते हैं, तो इसलिए चला भी नहीं है स्टॉक। बट आप देखिए कि ये 750 पैनिक वाले दिन, एकदम खराब से खराब दिन ये स्टॉक छुआ है, और आज रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, मतलब इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है। बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि आगे भी यही रिजल्ट्स कंटिन्यू रहेंगे। बट एचडीएफसी समहाउ, देखिए इन्होंने टेक्नोलॉजी पे जो फोकस किया था पास्ट में, उनका रिजल्ट्स इनको आज मिल रहा है, और जिस तरीके का उन्होंने एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल किया था, उनका रिजल्ट इनको मिल रहा है, आज भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक्स है जहां पे वाकई में मैं जनरली रेकमेंड करता हूं, और यहां पे मुझे कंफर्ट आता है। तो मैंने एचडीएफसी बैंक एक दिया है, जहां पे पैनिक वाले दिन ये 750 छुआ नीचे। एक और स्ट्रेटेजी दी है एसबीआई, ये देखिए आप, बढ़िया सा इसने एकदम अच्छा बेस बनाया, चला नहीं है स्टॉक, कल भी नहीं चला, और ₹1.70 का मैंने कहां का बोल रहा हूं मैं, आज है इसका भाव 193 रुपया, मैं 160 की बोल रहा हूं, मतलब 20% नीचे का। मुझे नहीं लगता कि अब यहां से 7500 निफ्टी आएगी तब एसबीआई आएगा, ये वैसा वैसा स्टॉक नहीं कि जल्दी से ये खत्म हो जाए। सो ये मिस्टर नरेन है, बहुत अच्छी बात करके गए थे, मैंने इसलिए ये लिखा, इक्विटी वैल्यूएशंस आर चीप एंड इन्वेस्टर सेगमेंट सेंटिमेंट्स इज दैट ऑफ पैनिक. Historically, such times have proven to be attractive for long-term equity investing. It's once in a decade opportunity. मैं तो सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी बोलूंगा। जिस तरीके के प्रीमियम्स थे इस बार ऑप्शंस और ये सब में, और कई स्टॉक जिस तरीके से धरातल हुए हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है, और जिन स्टॉक्स में एफएनओ होता है वहां पे रिएक्शन और डबल हो जाता है। तो द लास्ट टाइम इन्वेस्टर्स गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी वाज इन 2001, देन 2008। और मैं एक चीज और स्लाइड में बनवाया था, बट मैं आपसे बात नहीं कर पाया। पैनिक बॉटम लो देखिए, और उस दिन आप क्लोजिंग प्राइस देखिए, आप फाइजर है 3461 रुपए का पैनिक बॉटम, और उसी दिन क्लोजिंग 4277। अब पैनिक बॉटम के टाइम पे जब ये 13 मार्च था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ खत्म होने वाला है, आप तो निकल जाओ, जैसे भी करके बेच के निकलो। तो ये वो लोग निकलते हैं जिन लोगों ने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, या ब्रोकर के यहाँ पे मार्जिन फंडिंग करवा रखे हैं, और जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर उनके ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर, वो लोग एग्जिट करते हैं जिनके ऊपर मार्जिन कॉल आया हुआ रहता है। तो मेरी फर्स्ट राय यही है कि आप फंडामेंटल्स में, और अगर इन्वेस्टिंग करते हो मार्केट में, तो लिवरेजिंग नहीं करें। और एफएनओ में आप आते हो और ब्याज में लेके कोई पैसे आए और मार्जिन में दे रहे हो, प्लीज मत कीजिए काम, प्लीज मत कीजिए आप। और अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप इसको सीखिए मार्केट को, और आप किसी पैसे वाले के साथ पार्टनरशिप कीजिए, और उससे आप शेयरिंग लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग। हम लोग तो वैसा ही काम करते हैं, और रिस्क फ्री आप रिटर्न कमाने की कोशिश कीजिए। आप वर्किंग पार्टनर बन जाइए। अगर आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो आपके पास आपका लैंड, लेबर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप आपका कैपिटल आपके इन्वेस्टर को करने दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन आप एक बना के चलिए, और आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये प्रेजेंटेशंस में जनरली बात मैं थोड़ी अलग टाइप की भी करता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट इट इज बियॉन्ड फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड ऑप्शंस एंड दिस रिसर्च। पैसा बनाने के लिए कुछ अलग ही एक्स फैक्टर्स चाहिए, और उन एक्स फैक्टर्स की मैंने कुछ कुछ बातें की है, बिकॉज ऐसे मार्केट में सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। So spend lesser money than you make, save the difference, buy a diverse portfolio of great companies and be patient. ये तो फंडामेंटल्स में अगर कोई काम करते और विश्वास करते तो ये थियरी चलेगी, और ये सक्सेस मंत्र है। ठीक है, ये सारे माहौल है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितना चलेगा ये? बट हम तो 3 साल, 5 साल तो मिनिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। क्वालिटी स्टॉक में करना है, डेट्स नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उन स्टॉक्स में करें। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज काउंटडाउन का 25वां दिन है। लॉकडाउन, स्टे एट होम, स्टे स्मार्ट, स्वस्थ रहें,
व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी। वेल्थ बाद में देखेंगे, वेल्दी तो अभी इतना इजी नहीं है। और विजडम के लिए बुक्स पढ़िए, रिसर्च कीजिए, इससे बढ़िया टाइम पूरी जिंदगी में, पूरी सदियों में, हिस्ट्री में नहीं आया। और ये पूरा एकदम रिवाइंड हुआ पूरी दुनिया का। इट्स एन अमेजिंग टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अंदर घुसिया। थैंक यू सो मच।